हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं आया है, डायरेक्टली पेपर 2 के टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के बारे में, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में। तो देखिए गाइस, जो इफेक्टिवनेस है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की इनफॉर्मल वर्कफोर्स को मदद करने में, इस चीज पर जो है वो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अनौपचारिक कार्यबल की मदद करने में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की प्रभावशीलता पर, उसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनफॉर्मल वर्कफोर्स क्या है, तो जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो होते हैं, राइट, जो ठेलों पर सब्जियां वगैरह बेचते हैं। आपने हॉकर्स कॉर्नर आप गए होंगे, जैसे कि ठेलों पर चाउमीन वगैरह खाने के लिए, फास्ट फूड खाने के लिए, है ना, तो आप गए होंगे। तो ये कौन सी कैटेगरी के वर्कर्स होते हैं? इवन जो लेबर जो होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये सब इनफॉर्मल वर्कफोर्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ये सभी लोग बिलोंग करते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो इसी इनफॉर्मल वर्कफोर्स को बेसिकली मदद करने के लिए बनाया गया है। बट इसकी जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावशीलता है, इस पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। तो दैट्स वाई ये सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का टॉपिक अभी हमें न्यूज में देखने को मिला है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अलावा दो और कोड्स भी हम लोग को देखने को मिले जो कि इस समय पास हुए थे। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, राइट, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, राइट। तो ये कोड जो है वो टोटल 3 हम लोग को देखने को मिले थे। ये किन लोग के लिए थे? इनफॉर्मल वर्कफोर्स की मदद करने के लिए थे। और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर 9 नियम, 9 रेगुलेशंस जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड और एम्प्लॉइज के बेनिफिट से रिलेटेड, राइट। तो ये इसके अंदर टोटल 9 नियम बनाए गए हैं। तो हम लोग थोड़ी सी डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के बारे में। तो देखो, मेजर प्रोविजन जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के हैं वो क्या क्या है। पहली बात तो इस कोड के अंदर काफी सारे लोगों को शामिल कर लिया गया, यानी कि इसके कवरेज को वाइड कर दिया गया। जैसे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वर्कर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको शामिल कर लिया गया। जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज होते हैं, जिनका जो काम करने का जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड टर्म का होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम लोग को देखने को मिलता है।
जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स कौन होते हैं, जैसे कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफर्स हो गए, ऐसे फोटोग्राफर की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी शॉप है, ऐसे फोटोग्राफर जो जैसे कि जब कभी भी शादी पार्टी होती है तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, वो जाने लगते हैं अपने घर से ही, मतलब कि ऑर्डर ले लेते हैं, राइट, इंडिपेंडेंटली। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है, और जब उनको काम करने का मन होता है तब करते हैं, जब नहीं होता तब नहीं करते। तो ये कौन होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलता है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं, और भी काफी सारे वर्कर्स को जो है वो इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर शामिल कर लिया गया था, तो कवरेज को बढ़ाया गया था। इसके अंदर एक नेशनल डेटाबेस और रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है वो हम लोग को देखने को मिली। मतलब कि सबसे पहली चीज तो एम ये है कि एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट करना। आपको पता होगा 2020 में लॉकडाउन के समय पे हमें देखने को मिला था कि माइग्रेंट वर्कर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, राइट, और माइग्रेंट वर्कर जो है वो अपने अपने गांव जो है वो जा रहे थे। पता है ना आपको, काफी सारी फोटोज आई थी न्यूज़पेपर में, काफी आर्टिकल चले थे, हमने भी डिस्कस किया था। तो जो ये वर्कर्स अपने अपने घर जा रहे थे, तो चिंता वाली बात यही थी, एक तो उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, वो इसलिए भी नहीं मिल पा रही थी कि क्योंकि सरकार के पास एक नेशनल रिकॉर्ड नहीं था, नेशनल डेटाबेस नहीं था कि कहाँ कहाँ पर कितने वर्कर्स हैं, जिससे कि उनको सुविधा जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। तो इसके कारण अफरा तफरी मच गई थी, आपको पता होगा इस चीज के बारे में। तो इसलिए ऐसी चीज आगे चल के ना हो, इसलिए एक नेशनल डेटाबेस प्रॉपर तरीके से क्रिएट किया जाए, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ऑनलाइन पोर्टल पर, ऑनलाइन वेबसाइट पर वर्कर्स रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, राइट, इस सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत। तो रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है, और रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सेल्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू होगा और सिंपल प्रोसीजर के थ्रू होगा। तो ये वाली चीज बताई गई। सभी रिकॉर्ड्स और रिटर्न जो है वो मेंटेन किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ऑनलाइन पूरा डेटाबेस एक तैयार होगा। और इसके अलावा इन्होंने एक सोशल सिक्योरिटी फंड भी बनाया हुआ है। ये फंड बनाया हुआ है कि जैसे कि सोशल सिक्योरिटी कोड्स की जो स्कीम्स हमें देखने को मिलती हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये फंड तैयार किया गया, सोशल सिक्योरिटी फंड, इस सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के प्रोविजन के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई, प्रॉपर डेफिनेशन, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा लाभों का उद्देश्य मजदूरी निर्धारित करने में एक रूपता, और इसने मजदूरी की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान करी। मजदूरी मतलब कि वेजेस की यहाँ पर बात हो रही है, जो वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं वर्कर्स को, जो मजदूरी यानी कि वो जो काम करते हैं उसकी जो उन्हें मजदूरी मिलती है, तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है और यूनिफॉर्म डेफिनेशन जो है वो तैयार करने की कोशिश की गई, जो कि ऑल इंडिया लागू हो, राइट, इस कोड के तहत। और स्पेसिफिक एक्सक्लूजन विद सीलिंग हमें देखने को मिला, मतलब कि जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं ना कि सैलरीज वगैरह के जो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, डिस्प्रपोर्शनेट हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को मिनिमाइज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए स्पेसिफिक एक्सक्लूजन किए गए, वो भी अपर लिमिट के साथ, राइट, मतलब कि सीलिंग के साथ, जिससे कि एटलीस्ट वर्कर्स के हाथ में इतना तो पैसा आ जाए जिससे कि वो अपनी सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, राइट। तो ये वाली चीज, और इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें अलग से एम्प्लॉयज को जो है वो प्रोवाइड की जाए, मतलब कि इन वर्कर्स को प्रोवाइड की जाए इनफॉर्मल सेक्टर्स के। इसके अलावा एक कंसल्टेटिव अप्रोच भी है यहाँ पर, जो फैसिलिटेटिंग अप्रोच जो है वो अथॉरिटीज के द्वारा लाई गई। जैसे कि पहले जो रोल था वो क्या था, अथॉरिटीज का इंस्पेक्ट करने का, सिर्फ इंस्पेक्टर का रोल था। ये साइट पर जाकर बस चेक करते थे कि वर्कर्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, राइट, किसी प्रकार की इनह्यूमन प्रैक्टिस तो नहीं चल रही, मतलब कि वर्कर्स को सही कंडीशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही काम करने के लिए, तो वो बस आकर चेक कर देते। बट अब जो है इनके रोल को एनहेंस कर दिया गया है। अब हम लोग को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर देखने को मिल रहा है। देखो, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जब भी उनको किसी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता हो, या इस कंप्लायंस को, यानी कि सोशल सिक्योरिटी कोड के जो कंप्लायंस है, जो नियम है, उसको फॉलो करने में एडवाइस अगर चाहिए एम्प्लॉयर को, तो वो इन पर्टिकुलर इंस्पेक्टर से मांग सकते हैं। तो ये इंस्पेक्टर जो है वो सपोर्ट भी करेंगे एम्प्लॉयर को, जिससे कि एम्प्लॉयर प्रॉपर तरीके से कंप्लाई कर सके पूरे रूल्स रेगुलेशन को इस कोड के। प्लस अगर जब भी एम्प्लॉयर को आवश्यकता होती है, मैं बात करूं एम्प्लॉयर की जो काम देता है, ठीक है, उसको जब भी आवश्यकता होती है तो उसको सपोर्ट किया जा सके, राइट, इन ऑफिसर्स के द्वारा, जिससे कि वो बेटर तरीके से कंप्लाई करें रूल्स रेगुलेशंस को सोशल सिक्योरिटी कोड के। इसके अलावा करियर सेंटर भी बनाया गया। देखिए, करियर सेंटर इसलिए बनाया गया कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि वर्कर्स है, अब वर्कर्स को काम अगर चाहिए तो उनको इन करियर सेंटर्स के थ्रू जो है वो काम मिल सके, क्योंकि इन करियर सेंटर के पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, राइट, डेटाबेस इनके पास हमें देखने को मिलेगा एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, राइट, कि जिसको काम की आवश्यकता है। तो टू इनेबल दैट डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इज मेट एंड टू मॉनिटर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, तो एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए और ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए, मतलब कि एम्प्लॉयर को जब एम्प्लॉय की आवश्यकता है तो इस रिकॉर्ड
पर उस एम्प्लॉय रिकॉर्ड डेटाबेस के थ्रू एम्प्लॉय से कनेक्ट करके उसे एम्प्लॉयर तक कनेक्ट करवाया जा सके। तो ये करियर सेंटर्स इस प्रकार के इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, राइट। इसके अलावा पेनाल्टीज लगाई गई है, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी कोड के नियमों का प्रॉपर पालन नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की 1 से 3 साल की सजा उसको होगी। और लगातार अगर वो ऑफेंस को रिपीट करता है, मतलब बार बार जो है वो अगर अपराध के मामले उसके खिलाफ आते हैं, तो फिर कोई समझौता एक तो नहीं किया जाएगा किसी प्रकार का, साथ ही क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो परमिशन उसकी नहीं दी गई है रिपीटेड ऑफेंसेस के लिए, और सामने वाले के खिलाफ और सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, राइट। ये वाली चीज है। बट आज की डेट में इससे जुड़ी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 से जुड़ी क्या चिंताएं हैं? तो पहली बात तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इसकी प्रोसेस, वो बड़ी चिंता है। हमारी कंट्री के अंदर डिजिटल लिटरेसी हमें देखने को मिलती है, कनेक्टिविटी का इशू हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि लोग को चलाना नहीं आता, मतलब एप्लीकेशन पर काम करना नहीं आता ऑनलाइन, राइट। और क्योंकि डिजिटल लिटरेसी नहीं है, और अगर है डिजिटल लिटरेसी कहीं पर, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं। आज भी जैसे ही बादल बादल आ जाते हैं या फिर कोई भी वेदर इधर उधर होता है हल्का सा भी, तो एकदम से इंटरनेट वगैरह डाउन हो जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, राइट। तो ये वाली चीज़ है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है इनफॉर्मल वर्कर्स के बीच में, बेसिकली सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेकर, राइट। उनको पता ही नहीं कि उनके बेनिफिट के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रही है। वो तो जो एम्प्लॉयर देते हैं उसके हिसाब से वो बेचारे खुश हो जाते हैं, राइट। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस भी हमें देखने को मिलती है। लैक ऑफ इंटर स्टेट अरेंजमेंट एंड कॉपरेशन, अब इंटर स्टेट अरेंजमेंट भी नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया के लिए यूनिवर्सल चीज हम लोग को अभी भी नहीं देखने को मिलती है पूरे, जो कि एक जैसी हो, जिसकी हालांकि कोशिश की गई है सोशल सिक्योरिटी कोड के थ्रू इसको और वाइड करने की, डेफिनेशन को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की गई है, बट फिर भी दिक्कतें हैं कि अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है वो हमारी कंट्री के हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। इसके बारे में पता लग ही गया था 2020 के लॉकडाउन के समय पर, राइट। जिस समय सभी लोग जो है वो अलग अलग सिटी से निकले थे, अपने अपने गांव जा रहे थे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हुए हम लोग को देखने को मिले, राइट। तो ये कोड के जो इम्प्लीकेशंस है वो कई बार स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरी कर जाते हैं, स्पेशली उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करें तो, राइट, या फिर उसके एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो वेरी कर जाते हैं स्टेट टू स्टेट। तो ये बड़ा एक इशू होता है, तो यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं आ पाती है। फिर हम लोग को कई बार देखने को मिलता है प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, क्षेत्र अधिकार जो है वो अति यापी हम लोग को देखने को मिलता है, ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। तो देखो, होलिस्टिक सोशल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड तो किया गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए सिंपल और इफेक्टिव तरीके से, बट प्रॉब्लम क्या आई जब बात होती है सेंटर स्टेट के प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस की। आपने अगर पॉलिटी का कोर्स लिया होगा, जो मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको पता होगा पॉलिटी के कोर्स में हम लोगों ने सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में अभी कवर किया है, राइट। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हम लोग को सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में देखने को मिलती है। हमने तीनों चीजों के बारे में बात करी थी कि लेजिस्लेटिव की, एग्जीक्यूटिव की या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की, और हमने डिस्कस किया था अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिलेशन की। तीनों चीज को हमने देखा था, हर एंगल से हमने समझने की कोशिश करी थी कि किस प्रकार से सेंटर स्टेट के बीच में हम लोग को रिलेशंस देखने को मिलते हैं। याद है आपको? जिन लोगों ने पढ़ा होगा, पॉलिटी क्लास अटेंड करी होगी, जिन्होंने नहीं अटेंड करी उनने अगर सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि बहुत सारी चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हम लोग को देखने को मिलती है, और इसी को लेकर डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में भी यही वाली चीज है। इसके इवन क्षेत्र अधिकार जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, क्योंकि सेंटर के भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्टेट के अपने खुद के इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उसके बीच में ओवरलैपिंग हम लोग को कई बार देखने को मिलती है, और इस ओवरलैपिंग के कारण प्रॉपर तरीके से जो कंप्लीट बेनिफिट जो है वो वर्कर्स तक नहीं पहुंच पाता। तो ये इसके अंदर चिंताएं हम लोग को देखने को मिल रही है, या फिर एक कुछ चैलेंजेस है इस सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर। फिर मैटरनिटी बेनिफिट, इसके बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो महिलाएं हैं तो वो मैटरनिटी बेनिफिट से बाहर हैं, उसके दायरे से बाहर हैं, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का एक्सेस नहीं मिल पा रहा पूरी तरह से इस नए कोड के तहत, राइट। तो ये भी एक मतलब इशू है। ग्रेचुइटी की बात करें तो ये ग्रेचुइटी क्या होती है, पहले तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। तो जैसे कि एक वर्कर है, ठीक है, जैसे कि एक कंपनी के अंदर, क्योंकि हम लोग अभी इसमें क्या काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको फॉर्मल सेक्टर जैसी सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जाए, राइट। इनफॉर्मल सेक्टर को या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो बनाना है, राइट। तो यही चीज तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरी चीज कोडिफाई की जा रही है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्कर्स को वेरियस बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि उसकी तबीयत खराब है तो प्रॉपर छुट्टी उसको दी जाती है, पेड लीव दी जाती है, राइट। उसकी मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है,
और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर मेंशन रहती है, सोशल सिक्योरिटी का उसका ध्यान रखा जाता है, वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर होता है और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को ये सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, तो इसलिए तो ये कोड लाया गया कि उनको बेटर तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बट प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिलता है, हम बात कर रहे थे ग्रेचुइटी की, तो जैसे कि एक फॉर्मल सेक्टर का एक एम्प्लॉय है, एक कंपनी के अंदर उसने 5 साल तक काम किया, बट 5 साल के बाद जब उस कंपनी को छोड़ेगा तो वो कंपनी उसको ग्रेचुइटी भी प्रोवाइड कराएगी, किस लिए, क्योंकि उसने 5 साल तक उस कंपनी के पास काम किया है, तो उसको जाते जाते कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो है वो दी कंपनी। बट यहां पर कोई ग्रेचुइटी का कोई क्लॉज बनता ही नहीं है, राइट। तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। एक्सपेंड तो किया गया है न्यू कोड के अंदर, ग्रेचुइटी की बात की गई है, बट अभी भी इनएक्सेसिबल है काफी सारे इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए ग्रेचुइटी, राइट। तो अब देखिए अब आगे क्या करना चाहिए। तो देखो सोशल सिक्योरिटी कोड ने काम तो काफी किया है, मतलब कोशिश तो काफी करी है, अटेम्प्ट तो किया है कि हमारे यहाँ पर जितने भी इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी कानून है तो वो सब एक पर्टिकुलर सिंगल चीज के दायरे में आ जाए या सिंगल कोड के दायरे में आ जाए। बट फिर भी हमने क्या देखा कि जब जांच की गई इन कोड्स की, तब ये पाया कि यूनिवर्सलाइजेशन जो सोशल सिक्योरिटी का है वो अभी भी मतलब अनफुलफिल्ड है, राइट। यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि इंडिया के पूरे लेंथ और ब्रेथ की अगर हम बात करें, मतलब पूरे इंडिया की टेरिटरी की बात करें, तो वहां पर हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है कि उसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से एक जैसा बेनिफिट हर जगह पे नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, कहीं पर हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा। तो यूनिवर्सलाइजेशन की बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। और एक ऐसे समय पर जिस समय इंडिया जो है ये अध्यक्षता पर हम लोग को देखने को मिल रही है, अध्यक्ष है इंडिया ब्रिक्स की मीटिंग को हेड कर रही है इंडिया, राइट। और इंडिया का मेन फोकस होता है लेबर के इशू के ऊपर, स्पेशली इनफॉर्मेलिटी के ऊपर, मतलब कि जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है उनके ऊपर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर मेन फोकस रखती है इंडिया। बट इंडिया खुद ही जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में फेल हो गई है, राइट। और प्रोविजन जो सोशल सिक्योरिटी का है वो एक हद तक ही हमें देखने को मिलता है कि वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज कर सकता है, एक एक्सटेंट तक ही, सर्टेन एक्सटेंट तक ही फॉर्मलाइज कर सकता है। इसमें मेन जो रोल होगा वो होगा एम्प्लॉयर का, कि एम्प्लॉयर को जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार अगर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल बन जाए तो फिर सभी वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी तो मिलेगी, राइट। क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कहां से प्रोवाइड की जाती है, एम्प्लॉयर के एंड से प्रोवाइड की जाती है, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं तो बेनिफिट जो है वो वर्कर्स को बहुत ही आसानी से मिल सकेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हाथ में किसके है, एम्प्लॉयर के हाथ में, जो काम देता है, राइट, सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराने की अपने वर्कर्स को, तो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत जरूरी है। और स्टेट के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके हाथ में है, स्टिल एम्प्लॉयर के हाथ में ही है, राइट। तो इसलिए ये चीज को समझना बहुत जरूरी है और इस चीज पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि मॉनिटर अगर करना है तो एम्प्लॉयर को किया जाए और समय समय पर किया जाए। और एम्प्लॉयर अगर सोशल सिक्योरिटी अगर देने के लिए रेडी हो जाए, एम्प्लॉयर अगर सोशल सिक्योरिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना शुरू कर दें, तो सभी वर्कफोर्स को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलने का फिर तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट। क्लियर है यहाँ पर आपको बात है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में काफी अच्छे से काफी डिटेल में हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में समझा। सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में प्रीलिम्स और मेंस में इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा। अब इंडिया और ओमान के बीच में एमओयू हम लोग को देखने को मिला है, और ये एमओयू दोबारा से हुआ है, राइट, यानी कि हमने इस एमओयू को जो है वो रिन्यू किया है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। पहले तो मैं आपको ओमान पर ले चलता हूं। तो देखो ये प्यारा हमारा इंडिया है, आ जाओ आप इंडिया में, मुंबई की तरफ आ जाओ, चलो मुंबई की तरफ आ गए आप, चलो गुजरात चले जाओ, आज गुजरात चलते हैं। गुजरात पे आ गए आप, गुजरात से छलांग लगाओ अरेबियन सी पे, कूद गए अरेबियन सी पे। ये आपको गल्फ ऑफ ओमान दिखाई दे रहा है, गल्फ ऑफ ओमान। ईरान के नीचे देखो आप छाबर पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों ने बनाया है, ये छाबर पोर्ट दिख रहा है ईरान पे। तो इसी के नीचे देखो आप ओमान आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप आओगे तो भी आपको यहाँ पर ये ओमान की ऊपर ये वाली जो टेरिटरी आपको दिख रही है ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर लिखा है, वो दिख रहा है आपको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी फेमस है। इसी के नीचे देखो आप, ये ओमान की टेरिटरी है। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है यूएई की टेरिटरी है, बट ये ओमान की टेरिटरी हम लोग को कोने पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये है बड़ा सा ओमान। तो ओमान जो आपको दिख रहा है ये तो एक मेनलैंड ओमान आपको दिख रहा है, जहां पर गल्फ ऑफ ओमान लिखा हुआ है, जहां पर मस्कट दिख रहा है, वहीं पर ये पूरी टेरिटरी ओमान की है। बट देखो यहां पर भी आप देखो दुबई जहां पर दिख रहा है, दुबई के ऊपर साइड देखो आप, ये वाली जो टेरिटरी है ना, ये वाली जबील अल हरम जहां पर दिख रही है, तो ये वाली जो टेरिटरी है ये भी ओमान के कंट्रोल की है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टच करता है ओमान, ना कि यूएई। काफी सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं, यूएई को मार्क कर देते हैं, बट वो ओमान की टेरिटरी है, ये भी ध्यान में रखना। तो आपने ओमान देख लिया, अब वापस आ जाओ लेक्चर पे। तो देखो अभी रिसेंटली इंडिया और ओमान के बीच में एक एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझौता ज्ञापन, ये साइन हुआ है। किस फील्ड में?
तो मैरीटाइम कॉपरेशन और मिलिट्री कॉपरेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी की फील्ड में, सैन्य सहयोग और समुद्री सुरक्षा की फील्ड में। अब इंडिया और ओमान के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस का अगर टॉपिक आता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो क्या क्या चीजें आपको लिखनी है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो लिखना है, तो वो हम लोग समझते हैं। तो सल्तनत ऑफ ओमान जो है ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और एक इंपॉर्टेंट स्पीकर है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, अरब लीग और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में, राइट। हालांकि हमारी जो मेंबरशिप है वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पर है, इंडिया की मेंबरशिप, बट इंडिया जो है वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में और अरब लीग में मेंबर नहीं है। बट फिर भी ओमान के जरिए हम लोग अपने जो बात है, अपनी बात जो है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और अरब लीग में रख सकते हैं। जैसे कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन में ये समझा होगा, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक में आपने ये कभी पढ़ा होगा, या आपको पता होगा अगर आपने रेगुलर जीएस की क्लासेस लिए तो आपने पढ़ा है कि किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री जो होती है, राइट, वो अगर हमारी फ्रेंडली कंट्री है, हमारी अलाय है, तो हम उस कंट्री के जरिए जो है वो अपनी बात ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पर रख सकते हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन पर हमारी फ्रेंडली कंट्री की मेंबरशिप है। मतलब कि जैसे कि हमारा एक फ्रेंड है, राइट, फ्रेंड एक क्लब में जाता आता रहता है, ठीक है, अब हमें हमारी एंट्री नहीं है उस क्लब के अंदर, बट हम अपनी बात जो है वो अपने फ्रेंड के थ्रू उस क्लब पर रख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हमारा एक फ्रेंड है, वो किसी कोचिंग की मेंबरशिप उसने ली हुई है, अब हमें कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, हम उसको बोल सकते हैं यार तेरे को समझ में आ रहा है, उसको बोला यार मुझे भी नहीं आया, यार एक काम करना ना, अपने सर से पूछ के मुझे समझा देना यार। तो क्या हुआ, ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो खुद ही मेंबर नहीं है उस कोचिंग का, बट फिर भी उसने अपना काम कर लिया, अपने इंटरेस्ट को अचीव कर लिया। तो ये होती है डिप्लोमेटिक पॉलिसी, ये इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच में भी इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और अरब लीग में हम ओमान के थ्रू अपने इंटरेस्ट को पहुंचाते हैं या फुलफिल करते हैं, राइट। और ऐसी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी फ्रेंडली कंट्रीज के थ्रू हम लोग इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, और हम लोग नहीं, मतलब पूरे दुनिया भर में ये ऐसी चीजें चलती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता है ये। अब इंडिया और ओमान की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो हम लोग ज्योग्राफिकली भी जुड़े हुए हैं, जैसा आपने देखा अरेबियन सी के उस पार ही हम लोग को ओमान दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही नजदीक। फिर हिस्टोरिकली भी हमारा जुड़ाव है, कल्चरली भी हमारा जुड़ाव है, हम लोग के रिलेशन काफी अच्छे हैं, काफी सालों से अच्छे हैं। हम लोग हिस्टोरिकल मैरीटाइम ट्रेड लिंकेज में इन्वॉल्व है, हिस्ट्री में भी, इवन एंशिएंट टाइम पर भी लिंक्स मिली है कि ओमान के साथ हमारा ट्रेड हुआ करता था, राइट, आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक में। साथ ही साथ जो रॉयल फैमिली है, राइट, मतलब वहाँ की जो हमें देखने को मिलती है, मतलब कि शाही परिवार वहाँ के जो है, तो उनके रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं इंडिया के साथ। क्योंकि द रीजन बीइंग इज कि जिस समय ओमान का बर्थ हुआ था, जब बना था ओमान, उसके पीछे इंडियन जो प्रवासी है, भारतीय प्रवासी जो हमें देखने को मिलते हैं, वो इंडियन जो कम्युनिटी है वहाँ पर ओमान में जो सेटल्ड है, तो उन्होंने काफ़ी मदद करी थी ओमान की, ओमान को बनाने में, राइट। तो इसलिए इवन आज भी ओमान की जो सरकार है वो एक्नॉलेज करती है इस बात को, मतलब कि स्वीकारती है इस बात को कि हाँ, इंडियन जो है, इंडियन कम्युनिटी जो ओमान में सेटल्ड है, उन्होंने काफी मदद करी थी ओमान बिल्डिंग में, ओमान को बनाने में, राइट। तो ये वाली चीज है, तो उसको वो मानते भी हैं। तो इस तरीके के रिलेशन हम लोग मेंटेन करते हैं एक दूसरे के साथ। इवन हम लोग के ज्वाइंट कमीशन मीटिंग भी कंडक्ट होती है, ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल भी कंडक्ट होते हैं, राइट, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, राइट, कि हम लोग मीटिंग कंडक्ट करते हैं कि जिससे कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकें एक साथ। हमारे कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स या एमओयू साथ में जो है वो डिफेंस की फील्ड में तो है ही है, इवन आउटर स्पेस की फील्ड में, आउटर स्पेस को पीसफुल तरीके से उपयोग में लिया जाए तो इसको लेकर भी एक एग्रीमेंट है, एक्स्ट्राडिशन को लेकर एग्रीमेंट है, लीगल और जुडिशियल कॉपरेशन सिविल और कमर्शियल मैटर में हो इसको इसकी फील्ड में एग्रीमेंट है, एग्रीकल्चर की फील्ड में, डिफेंस एविएशन की फील्ड में, डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस को लेकर हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, और मैरीटाइम समुद्री मुद्दे जितने भी होते हैं तो उस पर भी हम लोगों ने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं एक दूसरे के साथ। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो वेस्ट एशिया में ओमान वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट डिफेंस पार्टनर है, काफी पुराना हमारा डिफेंस पार्टनर ओमान है, राइट। और एंटी पायरेसी कैंपेन के मामले में हमारा एलाय है, हमारा दोस्त है, सहयोगी है, राइट। एंटी पायरेसी कैंपेन, जैसे कि समुद्र में लूटपाट जो मचती है ना, समुद्री डाकू हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने मिलकर कैंपेन किया हुआ है ओमान के साथ। और इंडिया जो है वो ओमान को राइफल्स सप्लाई करती है, हम लोग सप्लाई करते हैं उसे राइफल। और इंडिया इवन ये भी कंसिडर कर रही है कि ओमान के अंदर एक डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट जो है वो शुरू की जाए, तो इसके बारे में सोच रही है इंडिया। और इंडिया और ओमान जो है वो रेगुलरली बाइनियल बायलेटरल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। हमारी जो तीनों सर्विसेज है, एयरफोर्स, नेवल फोर्स और आर्मी हमारी, राइट, तो तीनों ही फोर्सेज जो है हमारी, तो और ओमान की, तो उनके साथ हम लोग एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज है ओमान के साथ, जैसे आर्मी की एक्सरसाइज जो होती है, हमारी आर्म फोर्स की एक्सरसाइज, उसका नाम है अल नजहा,
एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है वो है ईस्टर्न ब्रिज, और नेवल एक्सरसाइज है इसका नाम है नसीम अल बर, राइट। इसके अलावा समुद्री सहयोग किस प्रकार से हम लोग को ओमान के बीच में और हमारे बीच में देखने को मिलता है, तो ओमान, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया, गेटवे ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये हमें देखने को मिलता है ओमान। वहीं से ही ओमान से होकर गुजरते हैं आप, तब जाकर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मिलता है, राइट। वहां पर कुछ समय पहले बहुत इश्यूज भी हुए हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तो लोकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तो इसलिए अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी मैंने आपको दिखाया नहीं था, इस तरीके से हम लोग को देखने को मिला था, राइट। यहाँ पर नीचे वाली टेरिटरी जो है वो ओमान की, काफी सारे लोगों को लगता है वो यूएई की टेरिटरी है, तो क्लियर रखना कि ये ओमान और ईरान के बीच में हम लोग को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखने को मिलता है। और 1/5 जो हमारा पेट्रोल है या ऑयल है, ऑयल का इंपोर्ट जो हम लोग करते हैं ना, वो इसी क्षेत्र से करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है। इवन ओमान ने हम लोग को बर्थ राइट भी दिए है। बर्थ राइट क्या मतलब, पैदा करने वाले राइट नहीं, BERTH वाले राइट है। ये क्या राइट होते हैं, जैसे कि हमारा जो इंडियन वेसल है, हमारी जो शिप है, वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक जो है वो आसानी से जा सकती है बिना किसी परमिशन के, राइट। इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, तो वो वाली इस प्रकार के राइट्स जो है वो ओमान ने हमें दिए हुए हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी के लिए कि इंडियन नेवी को अगर गल्फ ऑफ एडन पे किसी भी प्रकार का एंटी पायरेसी ऑपरेशन कैरी आउट करना है, कंडक्ट करना है, तो वो कंडक्ट कर सकती है। तो इस प्रकार की छूट जो है वो ओमान ने दी हुई है। और देखिए, इंडिया ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था 2018 में ओमान के साथ। ओमान का एक पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसका नाम है दुकम पोर्ट, दुकम बंदरगाह। तो हम लोग जो है वो इस बंदरगाह को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि वहां पर जा सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है, यानी कि हमारी अथॉरिटीज वहां पर जा सकती है, एक्सेस कर सकती है। इवन इंडिया जो है वो मिलकर ओमान के साथ काम कर रहा है कि अपने उसके इंडिया और ओमान के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और गहरी हो और डीप हो, राइट। इसी क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर ओमान हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक विजन को अगर हम लोग ध्यान में रखें, हमारे वेस्टर्न साइड को हम लोग ध्यान में रखें, या इंडियन ओशियन के सदर्न पार्ट को अगर हम लोग ध्यान में रखें, तो उस क्षेत्र में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि और बेटर तरीके से स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो हम लोग क्रिएट करें ओमान के साथ। क्योंकि इस क्षेत्र पर चाइना का मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, और उसको हम लोग को काउंटर करना ही, क्योंकि इंडियन ओशन पर चाइना का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, उसके फुटप्रिंट्स हम लोग को देखने को मिलते जा रहे हैं लगातार कंटिन्यूअसली, तो उसको हम लोग को काउंटर करना है। तो उस पर्पस के लिए भी हम लोग को इस तरफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे सहयोग हम लोग को बना के चलने हैं। क्योंकि चिंता वाली बात यही है कि यहीं पर जिबूती हम लोग को देखने को मिलती है, एक कंट्री है, राइट। तो इसका एक पोर्ट है जिसका नाम है डोरा लेह, तो डोरा लेह इसका पोर्ट है। तो वहां पर क्या किया है चाइना ने, जो है वो एक्विजिशन कर लिया, अपना स्ट्रेटेजिक एसेट बना लिया, वहां पर अपना बेस तैयार कर लिया उस जगह पर। तो हम लोग को उस चीज को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना इस प्रकार से अपना बेस अगर इंडियन ओशन क्षेत्र पर अगर तैयार करेगी, बनाएगी, तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि वो वेरियस चीजों पर रोक टोक करने लगेगी। फ्री फ्लो जो मूवमेंट होता है ट्रेड का, उस पर रोक टोक करने लगेगी, क्योंकि उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके थ्रू मैंने आपको बताया कि उस पर्टिकुलर रूट को एक्सेस करने के लिए वो दूसरी कंट्री से चार्जेस वगैरह भी लेगी, जो कंट्री उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं है। कई बार अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, खुद के फायदे के लिए उनके वेसल्स को, दूसरी कंट्री के जो वेसल्स हैं, शिप है, उनको रोक देगी, राइट। या फिर अगर रोड वाला जो रूट है इसका, क्योंकि आपको पता है कि रोड वाला भी हम लोग को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखने को मिलता है। दो रूट्स है, एक मैरीटाइम रूट है और एक हाईवे वाला रूट, हम लोग को रोडवेज वाला रूट देखने को मिलता है। तो रोडवेज पर भी इसी प्रकार की हरकत करेगी वो, तो यही तो, इसलिए तो हम लोग इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना चाहते हैं और दूसरी कंट्री को अपने साथ रखना चाहते हैं, जिससे कि हमें हमारे ट्रेड में कोई प्रॉब्लम ना जाए, राइट। तो ये चीजें हमने काफी डिटेल में बात करी इस चीज के बारे में, राइट। इंडिया और ओमान के बीच में हम लोग को जो ये देखने को मिले हैं संबंध, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, इमीडिएट सबसिस्टेंस असिस्टेंस टू ट्रांसजेंडर की यहाँ पर बात हो रही है। जो ट्रांसजेंडर पर्सन जो होते हैं ना, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो होते हैं, उनको तत्काल निर्वाह सहायता देने की बात हो रही है। तो अभी कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन को वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस 1500 रुपए देने की बात करी है। ये इमीडिएट सबसिस्टेंस असिस्टेंस जो है, जो ट्रांस पर्सन को दिया जाएगा, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया जाएगा, डायरेक्टली उनके अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा बेनिफिशियरी के, और बेनिफिशियरी अपने आप को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस क्या है, तो ये भी जान लो। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सोसाइटीज एक्ट 21 जो 1860 का है उसके तहत रजिस्टर है, और एनसीटी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में ये हम लोग को देखने को मिलती है, इसके तहत रजिस्टर्ड है। सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, तो ये एडवाइस देती है। नोडल ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये सोशल डिफेंस की फील्ड में, तो सोशल डिफेंस की फील्ड में ट्रेनिंग करती है, रिसर्च करती है, और इससे रिलेटेड एडवाइस देती है कि किस प्रकार से सोशल डिफेंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए इंडिया के अंदर,
राइट। और करेंटली ये फोकस किस चीज के ऊपर करती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। किन एरियाज पर, जैसे कि जो लोग ड्रग्स से पीड़ित हैं, मतलब कि ड्रग्स का सेवन कंटिन्यूस करते रहते हैं, आदी हो गए, तो ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन पर काम करती है कि लोग बाग जो है वो ड्रग्स का सेवन ना करें। सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए एडवाइस देती है, उस पर रिसर्च करती है, काम करती है। इंडिया के अंदर से जो बेगरी है उसको प्रिवेंट करना, मतलब कि लोग बाग भीख ना मांगे इंडिया के अंदर। और इवन ट्रांसजेंडर और दूसरे जो सोशल डिफेंस से रिलेटेड इशू हैं, राइट, कि मतलब समाज में जो वेरियस चीजें हमें देखने को मिलती है ना, जैसे कि ट्रांसजेंडर जो पर्सन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो हिजड़े वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, तो उससे काफी सारे लोग घृणा करते हैं, तो ऐसी चीज ना हो, उनको भी सोसाइटी में इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए, तो उस पर काम करती है इस तरीके से कि सभी लोग को सोशल सिक्योरिटी एक प्रकार से मिले, राइट। और मतलब सोशल इंक्लूजन हो जाए सभी लोगों का, किसी को भी एक्सक्लूड ना किया जाए सोसाइटी से, तो उस पर मेनली कार्य करती है ये। और मेजर इनिशिएटिव ट्रांसजेंडर से रिलेटेड हमारे क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो एक जजमेंट हम लोग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2014 का देखने को मिला था। केस चला था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था ट्रांसजेंडर पीपल को थर्ड जेंडर के तौर पर, आज की डेट में मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर हम लोग देखते हैं ना, तो ये हमें देखने को मिला था। इस प्रकार का फीचर जो है वो 2014 के इस हिस्टोरिकल जजमेंट के बाद आया था। अच्छा एक मिनट, हिस्टोरिकल जजमेंट के बाद आया था। उसके बाद सेक्शन 377 जो आईपीसी का है उसको हटा दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि सेक्शन 377 जो था वो क्रिमिनलाइज करता था सेम सेक्स रिलेशनशिप को, यानी कि दो व्यक्ति जो सेम जेंडर के हैं उनके बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशन है तो सामने वाले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो जाती थी। बट अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब अब कार्रवाई नहीं होगी। तो ये 377 को जो शट डाउन किया था, तो वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक कदम हम लोग को देखने को मिला था। और उसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये लेटेस्ट हम लोग को कानून देखने को मिला है। ये ट्रांसजेंडर पर्सन कौन होते हैं उनको डिफाइन किया गया कि एक ऐसे व्यक्ति जिनका बर्थ के समय पर जेंडर मैच नहीं होता वो ट्रांसजेंडर पर्सन है। इसके अंदर ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन, जेंडर क्वीर्स, पर्सन विद सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज जैसे कि किन्नर, हिजड़ा, तो ये सब लोग इसके अंदर शामिल किए गए हैं, राइट। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इस्टेब्लिश किया गया, मतलब कि एक काउंसिल, नेशनल काउंसिल ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए इस्टेब्लिश किया गया, राइट। इस काउंसिल के तहत इनको जो है वो सर्टिफिकेट मिल सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी मिल सकती है, राइट, कि यानी कि जो आईडी सर्टिफिकेट इनको मिल सकता है ट्रांसजेंडर को। इसके अलावा इनको प्रोवाइड किया गया कि ये अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह सकते हैं, क्योंकि होता यही था ना कि बच्चे जैसे कि कोई बच्चा किसी परिवार में ट्रांसजेंडर पैदा हुआ तो होता यह था कि उनको हिजड़ा कम्युनिटी को या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दे दिया जाता था, उनको रखा नहीं जाता था, उन बच्चों को पेरेंट्स अपने साथ नहीं रखते थे, वो सोसाइटी का देखकर, तो सोसाइटी से एक प्रकार से कहा जाए तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था। तो ये कोशिश है कि उनको सोसाइटी में इंक्लूड करने की, उनको अधिकार दिया जाए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहेंगे, राइट। इसके अलावा उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट, तो वो नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि कई बार एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्रांसजेंडर बच्चों को नहीं रखते हैं, वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि यार हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है कि आपके जो चाइल्ड है वो स्पेशल चाइल्ड ऐसा करके जो है वो हटा दिया जाता है, उसको एजुकेशन से का एक्सेस नहीं मिल पाता ट्रांसजेंडर पर्सन को, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, एम्प्लॉयमेंट में भी बड़ा इशू जाता है उनको, जॉब्स वगैरह के लिए, है ना। तो और हेल्थ केयर में भी बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आप लोग भी देखो, आप लोग ऑफिसर्स बनने की तैयारी कर रहे हो, आप लोग को किसी भी प्रकार से किसी को भी मतलब कि देखो सोसाइटी में, और आपको ह्यूमैनिटी के ऊपर चलना है, ठीक है। मुझे जैसे कुछ लोग होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं जो जाति धर्म के बारे में आज भी सोचते हैं, और ये बुरी बात ये है कि अपने ही एज के लोग, मतलब युवा जो है वो इस प्रकार की चीजें सोचते हैं, तो बड़ा थोड़ा सा बुरा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोग तो सभी लोग ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हो, आपको मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे उठते हैं रिलीजन वगैरह से रिलेटेड, तो लोग एकदम भड़कने लगते हैं। आप चीजों को समझा करो, राइट। और आपको सभी रिलीजन को एक जैसा ही ट्रीट करना है, सभी लोगों को एक समान ट्रीट करना है, किसी को अलग ट्रीट नहीं करना है, सभी लोग एक समान है, सभी लोग सांस लेते हैं, सभी लोग का जो खून है वो लाल है, राइट। तो उस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से नहीं सोचना कि जाति धर्म ये वो, राइट। ट्रांसजेंडर, सबका खून, सभी तो इंसान ही है ना, सभी जीवित हैं, सबका खून लाल है। हम तो जो पत्थर होते हैं उसकी पूजा करते हैं, तो यहाँ तो जीवित इंसान है यार, तो उस पर भी हम लोग को इक्वली जो है वो ट्रीट करना चाहिए, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, राइट। तो इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। आप ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, और ये ऑफिसर की एक क्वालिटी होती है कि वो सबको एक समान ट्रीट करें, राइट। तभी तो आप जो है वो
अलग दूसरों से हट के जो है वो आओगे। दूसरों का ख्याल वही रख सकता है जो सबको एक समान जो है वो ट्रीट करना की दम रखे। और आपका काम यही होगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट को आपको जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जाति, हर धर्म, हर प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। तो उसमें अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो फिर आपको डीएम नहीं बनाया जाएगा। ये बात भी ध्यान में रखो, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाते हैं। आप जब ऑफिशियल उस पर जाओगे, आपकी ठीक है, आपने पढ़ लिया, रट ली चीजें, जैसे जैसे करके एग्जाम निकाल लिया, जी जान निकाल के, ठीक है, अपने मेरिट के बेसिस पर। बट फिर बाद में जो होता है वो पोस्ट जो होती है ना, वो सिलेक्टेड लोगों को दी जाती है। ये बात भी ध्यान में रखना, उसका भी एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बैकग्राउंड पे। और वो ये सब चीजें देखी जाती है कि आपके एथिक्स क्या है, क्या क्या चीजें, इसलिए तो जीएस पेपर 4 में एथिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। जो भी ऑफेंसेस होते हैं, अपराध वगैरह होते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट, तो जो भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उस व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा भी होगी और फाइन भी लगेगा उसके ऊपर। और ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल 2020 भी हमें देखने को मिलता है। नेशनल पोर्टल भी ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए बनाया गया है, स्कीम भी बनाई गई है जैसे कि उनको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, ये कुछ कल के टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कल के लेक्चर में। अब जिन स्टूडेंट्स ने पीडीएफ पेड पैकेज को लिया होगा, तो ये बेसिकली कल वाला जो दिन था, मतलब कि 31 मई का दिन था, उसमें आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ 31 मई वाले लेक्चर में है, तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और चलो आगे की बात करते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये है मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। तो बच्चों को जो है वो, जो बच्चे मिड डे मील के तहत रजिस्टर्ड है, तो उनको जो है वो अब फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि आपको पता है स्कूल्स वगैरह बंद है। तो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि कक्षा 1 से 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, तो उनको मिड डे मील स्कीम के तहत जो है वो प्रत्येक बच्चों को लगभग 100 रुपए देने का फैसला किया गया है। प्रत्येक बच्चों को 100 रुपए जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो बच्चे मिड डे मील स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, जो बेनिफिशियरी है। और मनी जो है ये 1200 करोड़ इन टोटल जो है वो प्रोवाइड कराने की बात की गई है, जो कि 11.8 करोड़ बच्चों के लिए, राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, वन टाइम पेमेंट के थ्रू जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वाली बात बोली गई है। कैश पेमेंट मिड डे मील स्कीम के तहत जो हमें देखने को मिल रहा है उसकी बात करें, तो ये पैसा जो है वो कहां से लाया जा रहा है, तो ये कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट के तौर पर जो स्कीम का है वहां से पैसा उठाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा एक चीज की, कुकिंग कॉस्ट होती है ना, खाना बनाने की जो, या खाना पकाने की जो लागत होती है, तो मिड डे मील स्कीम के लिए केंद्रीय आवंटन का ये सबसे बड़ा घटक है, मतलब कि सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है सेंट्रल एलोकेशन का, राइट। मिड डे मील स्कीम जो 2021 और 22 है उसके लिए। और इसके अंदर जैसे कि सभी दालें हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां हो गई, कुकिंग ऑयल हो गया, नमक हो गया, कंडीमेंट्स हो गए, राइट, मसाले वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो इस प्राइस के अंदर वो सभी चीज, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सभी के सभी कवर्ड है, राइट। तो उसी पर्टिकुलर कुकिंग कॉस्ट के एवज में ये पैसा जो है वो लाया जा रहा है, निकाल के बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि अभी स्कूल्स वगैरह बंद है लॉकडाउन के चलते। तो पूरा इशू क्या है, तो कुछ जगहों पर बच्चों को मिड डे मील अर्थात मध्याह्न भोजन के बदले नगद राशि तथा कुछ स्थानों पर शुष्क राशन दिया जा रहा है। शुष्क राशन का मतलब ड्राई राशन दिया जा रहा है कि बच्चे अपने घर में जाकर पका लें, राइट, जो कि हर तरह से एक दिन में एक बार पौष्टिक भोजन के लिए भी आवश्यक पर्याप्त मात्रा के हिसाब से बहुत कम है। तो ये वाला एक इशू हमें देखने को मिल रहा है। और 100 रुपए प्रति बच्चा मासिक भुगतान के रूप में दी जाने वाली राशि के हिसाब से हर बच्चे को प्रतिदिन 4 रुपए से भी कम प्राप्त होते हैं। तो ये बड़ा एक इशू है इस चीज को लेकर कि आप 100 रुपए तो दे रहे हो, बात कर रहे हो 100 रुपए देने की, बट आप देखिए 4 रुपए से भी कम जो है वो हर बच्चे को आप जो है वो दे रहे हो, राइट। तो ये चीज सही नहीं है, इससे वो अपने न्यूट्रिशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा बच्चा। क्योंकि मिड डे मील स्कीम का मेन फोकस क्या था कि 2 फोकस थे। एक तो जैसे घर वालों को चिंता करने की जरूरत ना पड़े खाने पीने की, घर वाले बच्चों को जो है वो स्कूल में भेज दें, वहां पर बच्चों का खाना पीना हो जाए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्कूल जाकर बच्चों में लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ जाए, राइट, बच्चे पढ़ाई करना पढ़ाई करें, राइट, आगे चल के अपना अच्छा करियर बनाए। तो ये इसका ड्यूल ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव इसके अंदर जुड़ गया था कि सिर्फ पेट ही नहीं भरना है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की परेशानी बहुत ज्यादा है। बात को समझना, कनेक्ट करना चीजों को। बट अब क्या हो रहा है, अब इस लॉकडाउन के चलते जो 100 रुपए देने की सरकार बात कर रही है, उसमें तो न्यूट्रिशन छोड़ो, पेट ही नहीं भर पाएगा। और इसलिए केंद्र सरकार को पोषण सुरक्षा, वही चीज देखो मैंने आपको बताई ना, पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अंडे, सब्जियां, फल,
दाल चना तेल सहित अधिक मात्रा में घर ले जाने वाले राशन प्रदान करने चाहिए। तो ये एक सजेशन है जिसको आप मेंस में लिख सकते हैं इस प्रकार से। और मिड डे मील स्कीम की अगर हम लोग बात करें, मध्याह्न भोजन योजना की अगर हम लोग बात करें, तो ये स्कीम जो है वो गारंटी देती है वन टाइम मील सभी बच्चों को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के, मदरसास के और जो स्कूल्स वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं समग्र शिक्षा के तहत सपोर्ट किए जाते हैं, तो उनको एक बार का खाना, एक बार का भोजन जो है वो प्रोवाइड कराती है, राइट, एक समय का भोजन, राइट, सुनिश्चित करती है। और कब कहां तक के लिए है, तो ये वाला याद रखना, 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ये मिड डे मील स्कीम हमें देखने को मिलती है। इसमें वन टाइम फूड नहीं, न्यूट्रिशनल कुक्ड मील जो है वो प्रोवाइड की जाती है एटलीस्ट एक साल में 200 दिनों के लिए। ये स्कीम किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसका नाम चेंज करके एजुकेशन कर दिया गया है, तो उसके अंडर आती है, याद रखिएगा। और ये 1995 में जो है वो लॉन्च की गई थी स्कीम, एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन इस नाम से की गई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। 2004 में इसको फिर से लॉन्च किया गया मिड डे मील स्कीम नाम देकर, ठीक है। तो इसका एक बैकग्राउंड आप ध्यान में रखना। स्कीम जो है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत कवर्ड है, राइट। और इसके अलावा इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हंगर, भूखमरी को और कुपोषण को दूर करना, राइट। स्कूल के अंदर अटेंडेंस और एनरोलमेंट का रेशियो जो है वो बढ़ा देना, इंप्रूव करना सोशलाइजेशन कास्ट के अमंग, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, सोशलाइजेशन कास्ट के अमंग। क्योंकि होता है ना कि जैसे कि बीच में हुआ भी था, केस भी आया था इस प्रकार का, कि एक जो लेडी थी मिड डे मील स्कीम के तहत, वो लोअर कास्ट की थी, तो उस जगह पर लोग बाग अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेज रहे थे, क्योंकि बच्चों को जो है वो लोअर कास्ट की जो माता थी, राइट, तो उनसे जो है वो खाना यानी कि वो परोसेंगी खाना। तो इसको लेकर लोगों ने मना कर दिया, बोलेंगे हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूल, क्योंकि वो कम नीची जाति की औरत है जो कि खाना देगी। तो देखो कितनी घटिया सोच है, राइट। इस प्रकार की अभी भी एग्जिस्ट करती है ये सोच। और दुख वाली बात ये है कि पढ़े लिखे लोगों में ये वाली चीज जब एग्जिस्ट करती है तो बड़ा बुरा लगता है, राइट। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कराना ग्रास रूट लेवल पर, स्पेशली महिलाओं को, वही चीज की महिला जो है वो मिड डे मील स्कीम के तहत उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए कि वो खाना पका सके और खाना परोस सके स्कूल के अंदर। अब देखिए ये जो मिड डे मील स्कीम के जो रूल्स हैं 2015 के, इसके तहत हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो बच्चों को केवल स्कूल में ही भोजन परोसा जाएगा, स्कूल के बाहर नहीं, स्कूल में ही भोजन परोसा जाएगा। और अगर मिड डे मील जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है स्कूल के अंदर किसी भी स्कूल डे में, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स के कारण, मतलब कि वहां पर राशन अवेलेबल नहीं है या कोई और कारण है जिसके चलते बच्चों को स्कूल में खाना नहीं मिल पा रहा है, तब क्या होगा, तब स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा फूड सिक्योरिटी अलायंसेस, राइट। और 15 तारीख को या आने वाले समय पर, यानी कि 15 तारीख तक या जब भी सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक सरकार को देना ही पड़ेगा। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसे राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत मॉनिटर करना पड़ेगा कि मिड डे मील स्कीम जो है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को मॉनिटर करने का टास्क जो है वो दिया गया है इस स्कीम के तहत। इसके अलावा न्यूट्रिशनल नॉर्म्स क्या रखे गए हैं, पोषण संबंधी हम लोग को मानक क्या देखने को मिल रहे हैं। तो देखो कैलोरी इंटेक्स की जब बात आती है तो एज पर मिड डे मील गाइडलाइंस बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स के अंदर एटलीस्ट 450 कैलोरी जो है वो प्रोवाइड कराना है, जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है, राइट। और अपर प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कि 6ठी से लेकर 8वीं क्लास के, तो उनको 700 कैलोरी उनको प्रोवाइड कराना है, जिसमें प्रोटीन जो होना चाहिए वो 20 ग्राम का होना चाहिए। तो ये बेसिकली न्यूट्रिशनल नॉर्म है मिड डे मील स्कीम के तहत, राइट। और फूड इनटेक पर मील बाय चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी क्लासेस, यानी कि जो खा रहे हैं बच्चे प्राइमरी क्लासेस के खाने को, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि 100 ग्राम फूड ग्रेन्स होना चाहिए, 100 ग्राम राशन होना चाहिए, 20 ग्राम दाल होनी चाहिए, 50 ग्राम सब्जी होनी चाहिए, 5 ग्राम तेल या फैट होना चाहिए। और अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 150 ग्राम फूड ग्रेन, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम वेजिटेबल, 7.5 ग्राम ऑयल या फैट। तो ये सब चीजें रटने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें नहीं आएंगी। जो कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोग को ध्यान में रखना है वो मैंने भी आपको बता दिए। अब देखिए IAS जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो इसके कार्डर रूल 1954 के रूल 6 क्लॉज 1 को हम लोग देखने वाले हैं, राइट। देखो ये कौन है पता है आपको? आपको एक इंस्पिरेशन चीज बताता हूं।
ये जो है ना गाइस, ये वो ऑफिसर है जिन्होंने जिन्होंने साइकिल की दुकान पे काम करके आईएएस एग्जाम को निकाला है। तो कौन कह सकता है कि आईएएस एग्जाम जो है वो ऐसे लोग नहीं निकाल सकते जो लोग गरीब हैं? कौन कहता है? गलत कहते हैं वो सब। आपके सामने लाखों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, लाखों सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स, जिन लोगों ने गरीबी में, मतलब वेरियस इश्यूज में एग्जाम को निकाला है। तो अगर आप आराम से बिस्तर पर बैठकर अगर सिर्फ ये मेरा लेक्चर अगर सुन पा रहे हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के, या आपको करीब 4-5 घंटे फ्री टाइम मिल जाता है राइट पढ़ने का, तो आप ये मान के चलो कि आप भी इस एग्जाम को निकाल सकोगे, बहुत ही अगर ऑड सिनेरियो उसके बाद भी। और अगर आपके पास फुल टाइम है, मतलब कि आप आराम से जो है वो पढ़ाई कर सकते हो बिना किसी डिस्टरबेंस के, 24 घंटे में आराम से सिर्फ अपना पूरा टाइम पढ़ाई को डेडिकेट कर सकते हो, तो याद रखो कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, और ये पोजीशन आपके माँ बाप ने आपको दी है, आपके गार्जियन ने आपको दी है। तो आप जो है वो उसका गलत इस्तेमाल मत करो, टाइम वेस्ट करके डेडिकेट होकर तैयारी करो, पढ़ाई करो। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास तो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, वेरियस रिसोर्सेज नहीं होते हैं जिससे कि थ्रू वो पढ़ाई कर सकें, बट फिर भी आउट ऑफ ऑल ऑड्स वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो आपके पास अगर सुविधा है तो सही जगह सही तरीके से उस सुविधा का उपयोग करो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठकर तैयारी करो और इस एग्जाम को निकालो राइट। और नहीं है तो भी ऑल ऑड्स से गुजरकर जब लोगों ने निकाला है तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो राइट, कोई कमी नहीं है। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने आईएएस कार्डर रूल्स 1954 को लागू किया और वेस्ट बंगाल की चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो नियुक्त किया, प्लेस किया। तो आपको चीज क्या समझ में आ रही है, इसको सुनते सही थी। तो ये जो रूल्स है वो किससे रिलेटेड हम लोग को नजर आ रहा है कि एक ऑफिसर का ट्रांसफर हो रहा है राइट, उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अपॉइंट किया जा रहा है। बट इसको बिगर पिक्चर में समझने की कोशिश करो। यहां पर बात हो रही है वेस्ट बंगाल की, तो मैं इसको स्टेट गवर्नमेंट लिख सकता हूं, है ना। और यहां पर बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो मैं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल फीचर हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बारे में अभी मैंने पॉलिटी के कोर्स में आपको काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिलती है और ये वाली गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हमें देखने को मिलती है, रीजनल गवर्नमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं राइट। तो ये चीज है हमारे यहाँ पर। और हमने एक और चीज डिस्कस करी थी आईएएस के बारे में राइट, जब मैं आपको पॉलिटी के अंदर ये चीज पढ़ा रहा था, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि फेडरल सिस्टम का उल्लंघन करने वाली जो बॉडी होती है वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होती है। यहां पर आईएफएस से मेरा मतलब है फॉरेस्ट सर्विसेज, ना कि फॉरेन सर्विस। तो ये जो 3 बॉडीज हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आती है, और ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो उल्लंघन करती है फेडरल सिस्टम का, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हम लोग को देखने को मिलते हैं राइट। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है ये ऑफिसर्स रहते हैं, और कई बार इन ऑफिसर्स के कारण स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी जो होती है वो उसका उल्लंघन होता है, मतलब कि ऑटोनॉमी कम होती है, उनका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिसर्स के थ्रू जो है वो कई बार स्टेट गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करती है। याद आ रहा है, मैंने आपको कुछ समय पहले जो है वो पढ़ाया था पॉलिटी के कोर्स के अंदर। जो स्टूडेंट्स पॉलिटी के कोर्स में इनरोल होंगे उनको पता होगा, और नहीं पता आपको तो अब पता लग गया अगर आप इनरोल नहीं हो कोर्स में, तो कि ऑल इंडिया सर्विसेज, याद रखना, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो उल्लंघन करती है, वो वॉयलेट करती है फेडरल सिस्टम का, फेडरल स्ट्रक्चर का राइट। क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सेंट्रल के अंडर हम लोग को देखने को मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जब आप अपॉइंट किए जाओगे एज आईएएस ऑफिसर तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगे, स्टेट के अंदर आपको अपॉइंट किया जाएगा, और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको बुलाएगी, कई सारी मीटिंग्स वगैरह होंगी राइट। तो उस बीच कई बार हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है आईएएस और इस प्रकार के ऑफिसर्स के थ्रू राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। तो काफी डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो इसके बारे में लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी बाकायदा मेंशन है ये वाली चीज। और मैंने आपको बताया कि मैं अपने कोर्सेज के अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करके आपको पढ़ाता हूँ। जैसे कि कई बार आप जब कोचिंग्स वगैरह जाते हैं तो आपको क्या किया जाता है, वो वहां पर आपको टॉपिक टू टॉपिक वाइज तो पढ़ा दिया जाता है, बट फिर बाद में जाके घर आकर जब आप अपनी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें अलग मिलती है, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। और यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है कि आपको सिर्फ अपने बुक्स पर सीमित रहना है, उससे बाहर नहीं आना है। उससे बाहर निकलोगे तो कोई उस चीज की कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगी आपको। बुक्स पर रहो, जितना सीमित रहो राइट, बुक्स पर ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, मन लगाकर बुक्स। जैसे जैसे हमेशा मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, और किसी भी आप टॉपर का इंटरव्यू सुन लो, मुझे किसी दिन स्टूडेंट बोल रहे का मैसेज आया था कि सर मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू सुना है
तो उनने बहुत सारी चीजें बताई। अरे बुक्स के बाहर का कोई कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि बुक्स के बाहर का कुछ पूछा ही नहीं जा सकता, राइट। कुछ नहीं आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, बुक्स के बाहर जो आएगा वो आएगा न्यूज़पेपर, बस करंट अफेयर्स, राइट, जो कि मैं आपका रेगुलर बेसिस पर कवर कराता ही हूँ। उसके अलावा जीएस के लिए सिर्फ बुक्स को आप अपने मान के चलो और उसकी तैयारी करो अच्छे से, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। और मैं भी जो चीज आपको पढ़ाता हूँ वो बुक के अकॉर्डिंग ही परफेक्ट तरीके से पूरी चीज पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपकी क्रिस्टल क्लैरिटी बन जाए एक टॉपिक के ऊपर, राइट। तो ये इस पर मैं काम करता हूँ। तो हमने, जैसे कि आपने अगर ये कोर्स लिया हुआ तो आपको पता है कि इस चीज के बारे में भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, और वही चीज देखो यहाँ पर करंट अफेयर्स में आ रही है, राइट, कि जो फेडरल सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है जब बात आती है ऑल इंडिया सर्विसेज की, क्योंकि यूनिटरी मॉडल जो हमें देखने को मिलता है जिसमें एक सिंगल गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन ऑफिसर्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है। तो वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, तब आपको समझ में आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, एक ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट से निकालकर दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, दूसरी जगह अपॉइंट किया जा रहा है। तो देखो रूल 6 क्लॉज 1 जो IAS कार्डर रूल्स 1954 का है, वो क्या कहता है कि कार्डर के जो एक ऑफिसर है, यानी कि किसी भी संवर्ग यानी कि कार्डर के अधिकारी को संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी नियमित अथवा गैर नियमित कंपनी, संघ या व्यक्तिक निकाय जिसका पूर्ण या पर्याप्त स्वामित्व या नियंत्रण केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पास हो, के अधीन सेवा में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। मतलब कि किसी ऑफिसर को केंद्र सरकार की सहमति से और राज्य सरकार की सहमति से जो है वो इस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है, एक स्टेट के कार्डर से दूसरी स्टेट के कार्डर में, या स्टेट से गवर्नमेंट में, या मतलब स्टेट के ऑफिसर से किसी कंपनी के अंडर, जो कंपनी कंट्रोल की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या पूरी तरह से कंट्रोल की जा रही है या पार्शियली कंट्रोल की जा रही है, तो भी अपॉइंटमेंट इस प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग को ट्रांसफर्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग ने समझी। बट यहां पर क्या बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति के साथ ये चीज हो रही है। बट अब अगर सहमति नहीं है, तब मतलब असहमति है, डिसएग्रीमेंट है, तब कौन प्रिवेल करेगा? मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ऑफिसर क्या है, ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो इसलिए तो जो केंद्र सरकार जो है उसके द्वारा डिसाइड किया गया जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। तो किसी भी डिसएग्रीमेंट के समय पर मैटर जो है वो डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को जो है वो केंद्र सरकार के निर्णय को लागू करना होगा। तो यही तो बात होती है जिसके थ्रू कहा जाता है कि जो फेडरल सिस्टम है उसका उल्लंघन करती है ऑल इंडिया सर्विसेज, क्योंकि इसके ऑफिसर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको कंट्रोल करती है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो जीएस के टॉपिक भी ऐसे पढ़ो कि हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो, पूरी तरह से दिमाग खुल जाए। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्या इशू हमें देखने को मिल रहा है, तो देखो इस नियम के लिए सत्ता का घोर दुरुपयोग, ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर हमें देखने को मिल रहा है, और राज्य के अधीन अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन का अतिक्रमण करने का प्रयास इसको कहा जाता है। बिल्कुल वही चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई थी जीएस के अंदर, कि कैसे हम लोग देखते हैं कि जो फेडरल जो सिस्टम है उसका उल्लंघन हो जाता है और पूरी पावर किसके कंट्रोल में चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाती है। मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया था कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से हाईजैक कर लेती है, राइट। तो अब आपको शायद अभी क्लियर हो रहा हो इसके साथ साथ। और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो दिसंबर 2020 की बात है ये, जिसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी कि वेस्ट बंगाल के 3 आईपीएस ऑफिसर को होम मिनिस्ट्री ने अपने अंडर अटैच कर दिया था। मतलब कि वेस्ट बंगाल से हटाकर उन्हें कहा था कि आप आ जाओ, होम मिनिस्ट्री के ऑफिस में जो है वो आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इस चीज पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो है वो नहीं ऐसा करने देंगे, हम अपने ऑफिसर्स को जो है वो होम मिनिस्ट्री के पास अटैच नहीं होने देंगे। तो ये एक इशू था। तो इसके बाद अदालत में एक पिटीशन दायर की गई, राइट, फाइल की गई, जिसमें कहा गया कि इस प्रकार का जो फीचर है, इस प्रकार के जो कानून है, ये खुद ही मतलब हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं, राइट। तो वही चीज मैंने आपको बताया ना कि ये वॉयलेशन करते हैं कई मैटर में, काफी सारी चीजों का, कि इस प्रकार का जो फीचर हमें देखने को मिलता है, जो पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो कहीं ना कहीं जो फेडरल फीचर है उसका उल्लंघन कर देती है, राइट। और आर्टिकल 14 का भी, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि इक्वलिटी जो होनी चाहिए वो एक समान होनी चाहिए लॉ की, बट यहां पर अनइक्वल सर्कमस्टांसेस हमें देखने को मिल रहा है, राइट। इस मैटर पर कि जो पावर, जो पोजीशन राज्य सरकार के पास होनी चाहिए थी, वो उससे हटाकर जो है वो केंद्र सरकार के पास दी जा रही है, यानी कि उसके ऑफिशियल को जो है वो एक बार अपॉइंट करने के बाद वापस जो है वो निकाल लिया जा रहा है।
राइट। तो इस पर काफी सारे लोग विरोध भी करते हैं, बोलते हैं कि एक बार अगर ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाए किसी स्टेट के अंदर तो वो हमेशा के लिए मतलब उनकी रिटायरमेंट तक उसी स्टेट के अंडर जो है वो अपॉइंटेड रहना चाहिए, उसको वहां से मतलब उस स्टेट के जुरिस्डिक्शन से बाद में निकालना नहीं चाहिए या बीच में नहीं निकालना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी दिक्कत चली जाती है, क्योंकि कुछ कुछ ऑफिसर जो होते हैं स्टेट के लिए काफी कीमती होते हैं, राइट। क्योंकि वो पता है आप लोग, क्योंकि जैसे आप भी आईएएस आईपीएस बनोगे तो आपकी ट्रेनिंग वगैरह इस प्रकार से होगी, और उसके बाद फिर जब आप परफॉर्म करोगे ऑन फील्ड और फिर आप अपने चीजों को यूज करते हुए, यानी कि अपनी खुद की जो होती है ना, खुद के फीचर जो होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो कि आपकी क्वालिटी, तो उसको देखते हुए मतलब जो है वो सरकार वहां की पसंद करने लगती है, फिर आप उस क्षेत्र के दबंग ऑफिसर जो है बन जाते हो, राइट। तो फिर वो चाहते नहीं कि आपके कंट्रोल से जो ऐसे ऑफिसर चले आए वो दूसरे स्टेट के जुरिस्डिक्शन या सेंट्रल जुरिस्डिक्शन के पास चले आए। हालांकि ऐसा होता है काफी सारे केसेस में, हम लोग देखते भी हैं कि एक बार अपॉइंट करने के बाद एक बार स्टेट कार्टर मिलने के बाद वो कार्टर चेंज नहीं होता है, बट काफी सारे ऑफिसर्स के लिए हो जाता है। जो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मतलब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, यार ये ऑफिसर जो है वो हमारे लिए अच्छा होगा, या फिर ऐसा लगता है कि वो ऑफिसर अगर उनके फेवर कर रहा है तो फिर उसको बुला लिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये सब बेसिकली टैक्टिक्स हम लोग को कई बार देखने को मिलती है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होती है, राइट। तो ये वाली चीज है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और याचिका में दावा किया गया कि इस नियम ने कानून व्यवस्था की स्थिति और संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक ढांचे में तबाह मचा दी। वही चीज मैंने आपको बताया, वो सेम चीज जो अभी हमने डिस्कस किया पूरा, कि किस प्रकार से जो है वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है तो वो जो है वो खराब हो जाता है इस चीज के चलते। और हालांकि अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया, राइट, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज की बात है तो फिर अदालत और कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग को ये देखने को मिलता है, इसके अंदर प्रोविजन है, तो इसलिए अदालत ने इस चीज को नहीं सुना। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 304 बी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि डाउरी डेथ से रिलेटेड है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको वाइड किया जाए, यानी कि इसके स्कोप को और बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मतलब ये जो सेक्शन 304 बी जो हमें देखने को मिलता है, तो इसके तहत हमें देखने को मिलता है कि कई बार काफी सारे केसेस जो है वो नहीं लिए जा रहे हैं, इसके अंदर काफी इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दहेज उत्पीड़न, जो हम लोग को डाउरी हरासमेंट देखने को मिलता है, उसको एक इन्होंने रोग प्रसारक या फिर पेस्टिफेरस अपराध बताया है, जिसमें महिला लोभी पतियों और ससुराल वालों की क्रूरता का शिकार बन जाती हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के संकेत देते हुए कहा है कि दहेज हत्या पर दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित धारा 304 बी की एक जुड़ी हुई और शाब्दिक व्याख्या ने लंबे समय से चली आ रही इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई को कुंद कर दिया है और शार्प जो है वो बना दिया है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, 304 बी के साथ जो इंडियन पीनल कोड की हम लोग को ये सेक्शन 304 बी देखने को मिलती है, तो देखो इसके अनुसार ये कहा जाता है कि दहेज हत्या, पॉइंट टू पॉइंट समझना, जब भी दहेज हत्या होती है, मतलब कि जो ससुराल वाले या फिर जो पति वगैरह जो है वो दहेज डिमांड कर रहे हैं और सामने वाली पत्नी ने अगर नहीं दे पाई वो, तो उसको मार दिया गया, राइट, उसको इतना जो है वो परेशान किया गया कि और उसकी मृत्यु कर दी, उसकी हत्या कर दी, राइट। तो ऐसा मामला बनाने के लिए जब भी दहेज हत्या का मामला बनता है तब उसके लिए यह देखा जाता है कि किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर, यानी कि 7 ईयर्स के अंडर उसकी मृत्यु होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये यहीं पर ही एक बड़ा इशू हो गया, राइट, लिमिटेड हो गया इसका स्कोप। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि जलने की वजह से होनी चाहिए, या फिर किसी इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसके शरीर के ऊपर चोट लगी हो, या फिर असामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए, राइट, यानी कि अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो ये सब चीजों ने क्या किया, ये लिमिटेशन लगा दी, क्योंकि कुछ लिमिटेड चीज जो है यहां पर मार्क कर दी। एक तो 7 ईयर्स एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा होगा तो फिर वो दहेज हत्या नहीं कहलाई जाएगी। आजकल तो मेंटल प्रेशर, सुसाइड भी हमें देखने को मिलता है, तो सुसाइड को भी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया, क्योंकि मेंटल प्रेशर होता है ना इंसान को, तब इंसान सुसाइड कर लेता है, तो ये वाली चीज हो गई, तो उसको नहीं काउंट किया गया। इसके अलावा महिला की मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज की मांग के संबंध में अपने पति या ससुराल वालों से क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो, राइट, तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे कनेक्शन जब बनते हैं तब धारा 304 बी बनती है। बट 304 बी से रिलेटेड इशू क्या है, तो अदालतों द्वारा ज्यादातर धारा 304 बी के संकीर्ण दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अदालतों द्वारा धारा 304 बी के वाक्यांश मृत्यु से पहले की व्याख्या मृत्यु के तुरंत पहले, इमीडिएटली बिफोर के रूप में की जाती है। अब मृत्यु से पहले का मतलब एकदम मृत्यु हुई है उससे मान के चलो
1 दिन 2 दिन 7 दिन पहले, मतलब 1 हफ्ते का टाइम पीरियड आप इस प्रकार से मान के चलो कि उस बीच अगर उनको प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है किसी प्रकार का दहेज का और उनकी मौत हो गई तो फिर वो दहेज मृत्यु जो है वो कहलाई जाएगी। बट उससे रिलेटेड अगर कुछ समय पहले का अगर कोई केस नहीं है, जैसे होता है ना कई बार काफी सारी महिलाएं जो है वो काफी सारी चीजों में डिप्रेस होती रहती, घुटती रहती हैं, भले ही वो इंसिडेंट उस समय ना चल रहा हो, बट वो डिप्रेस है किसी इंसिडेंट को लेकर और कोई इशू को लेकर जो कि रीसेंट पास्ट में, एकदम इमीडिएट पास्ट में तो नहीं हुआ हो बट फिर भी हुआ है, इस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस वो आसपास फेस कर रही हैं, राइट। फिर उसमें अगर वो मर जाती हैं तो फिर वो इसमें हमें दहेज मृत्यु का केस नहीं फिर दर्ज होता है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इस व्याख्या के तहत यह अनिवार्य हो जाता है कि महिला के मरने से ठीक पहले के पलों में उसका उत्पीड़न किया गया हो, तो ये वाली चीज है, राइट। तो ये एक इशू हो जाता है जो कि लिमिटेशन लगाया जाता है। और धारा में प्रयुक्त सामान्य परिस्थितियों के अलावा, मतलब कि अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की वाक्यांश भी एक उदार व्याख्या की मांग करती है। ये भी कहती है कि यार एक मतलब और भी बेटर तरीके से, वाइड तरीके से, लिबरल तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो होना चाहिए। और इंडिया के अंदर डाउरी रिलेटेड, दहेज से संबंधित जो मौतें हमें देखने को मिलती है, इस पर हम लोग एक क्विक लुक लें तो डाउरी डेथ जो है वो 40 से 50% हमें देखने को मिली, 40 to 50% मौतें दहेज हत्या की वजह से हुई है हमारी कंट्री के अंदर। 40 to 50% मौतें 1999 से लेकर 2018 के बीच में। और 2019 में ही हम लोग को 7115 केसेस डाउरी डेथ के नजर आए हैं, जो कि आईपीसी के 304B के तहत जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। और आज की डेट में क्या करने की आवश्यकता है, तो अदालत को दहेज और दुल्हन को जलाने के लिए दंडित संबंधी कानून की मंशा को ध्यान में रखते हुए धारा 304B की उदारता पूर्वक व्याख्या करनी चाहिए। यानी कि जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए सेक्शन 304B का, वो लिबरल सेंस में होना चाहिए, यानी कि और वाइडर वे में होना चाहिए, राइट। बेतुकी व्याख्याओं से बचना चाहिए। इसकी बजाय अदालतों को महिला के उत्पीड़न और उसकी मृत्यु के बीच केवल निकट और जीवंत लिंक का अवलोकन करने की आवश्यकता है। उन्हें प्रॉक्सिमेट और लाइव लिंक जो है वो क्रिएट करते हुए फैसला जो है वो देना चाहिए कोर्ट को कि केस जो था वो हरासमेंट का था और उसकी वजह से जो है वो उनकी डेथ हुई। तो इस प्रकार का लिंक जो है वो क्रिएट करने पर मेन फोकस करना चाहिए और बेतुकी की बातों से दूर बचना चाहिए, राइट। तो यह चीज हमें देखने को मिल रही है। अदालतों के लिए आरोपी के सामने अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों को भी रखना चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए, राइट। यानी कि आरोपी के सामने ही जो है वो पूरी चीजों को रखी जाए, परिस्थितियां जो है वो रखी जाएगी, कैसे जो है वो फंसाया जा रहा है आरोपी को अपराध में, और देखना चाहिए कि वो उस पर ऐसी चीज जब उसके सामने रखी जाती है अदालत के अंदर तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है। आरोपी को मामले में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर भी दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपनी स्टोरी जो है वो अदालत के सामने रख सके। अब देखिए दहेज और इससे संबंधी अत्याचारों के क्या क्या कारण है। एक तो लोभ, सबसे बड़ा कारण, लोग लोभी होते हैं। मटेरियल बेनिफिट्स जो है वो उन्हें चाहिए होता है ब्राइड की फैमिली से, वधू के परिवार से, राइट, दुल्हन के परिवार से। और एक तो इलिटरेसी, मैं नहीं मानता इलिटरेसी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं बट फिर भी वो दहेज प्रथा में बिलीव करते हैं, राइट। जैसे कि कुछ लोग को तो, जैसे कि जो IAS की प्रिपरेशन कर रहे थे, काफी साल पहले की बात है, जब मैंने पूछा था कि क्यों तैयारी कर रहे हो IAS की, क्या करोगे IAS बन के, तब उनका जवाब जो था वो ये था कि दहेज अच्छा मिलेगा भाई। तो मैंने कहा कि वाह बेटा, समझाया भी था, थोड़ी बहसबाजी भी हो गई थी, फिर उसके बाद से फिर मैं ऐसे लोगों को फिर दोस्त नहीं कहता हूँ, राइट। तो क्योंकि इस तरह के लोग जो है मुझे पसंद ही नहीं है, इस तरीके के लोग को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, राइट। जो मतलब कि दूसरों के पैसे के ऊपर निगाहें रखते हैं, खुद मेहनत करनी ही नहीं है, अजीब चीजें सोचनी नहीं है। मतलब कि भाई आप खुद मेहनत करो ना, IAS आप इसलिए बन रहे हो कि आपको अच्छा मोटा दहेज मिलेगा। अरे कैसी बेवकूफो जैसी बात है यार, फिर तो ऐसा इंसान IAS बनने के लायक नहीं है, और बनते भी नहीं ऐसे लोग, राइट। कुछ समय तक बस पढ़ते लिखते हैं, उसका क्योंकि इंटेंशन अगर गलत होगा तो फिर कहाँ से रिजल्ट अच्छा मिलेगा, राइट। चलो एनीवेज, तो जिन समुदायों को कानून और नियमों के बारे में जानकारी नहीं है, उनमें दहेज लेन देन की प्रथाओं के कारण कई अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लैक ऑफ विलिंगनेस, कानून का पालन करने की इच्छा का अभाव हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा इसके सोल्यूशन क्या है, एक तो एजुकेट किया जाए गर्ल चाइल्ड को, और इसके अलावा प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को और कानून को, और मास मीडिया कैंपेन्स को इनिशिएट किया जाए, राइट, शुरू किया जाए। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं जो कि इसका सोल्यूशन है, राइट। तो आर्टिकल
सॉरी आर्टिकल नहीं, आईपीसी की सेक्शन 304 बी जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और गाइस पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। यहां पर बात हो रही है ब्लैक बक्स के बारे में, ब्लैक बक्स के बारे में, कृष्ण मृग के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो ओडिशा के अंदर पिछले 6 सालों में ब्लैक बक की पॉपुलेशन डबल हो गई है। ये अभी रिसेंट लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस जो चीफ कंजर्वेटर जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के जो हमें देखने को मिले उनके द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया जिसमें ये चीज बताई गई। अब ये जो एंटीलोप्स जो है गाइस, तो इनके नंबर 7,358 है। ये नंबर वगैरह वैसे याद रखने की जरूरत नहीं। फीमेल्स के 4,196 196 और मेल्स के 1712 और 1450 हम लोग को यंग के डेटा देखने को मिल रहा है। ये फिगर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ओडिशा की अगर हम लोग बात करें तो उसके सदर्न पार्ट में सिर्फ गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ही ये ब्लैक बग्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है ये, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया, मतलब कि हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल है ये, राइट। और ब्लैक बग जो है उसको ओडिशा के अंदर कृष्ण सारा मृग के नाम से जाना जाता है, राइट। और बिश्नोई कम्युनिटी, ध्यान में रखना क्वेश्चन आ सकता है, बिश्नोई कम्युनिटी कहाँ की है, तो राजस्थान की ये कम्युनिटी है, याद रखिएगा। तो पूरी दुनिया भर में ब्लैक बग और चिंकारा के कंजर्वेशन के प्रयास के लिए, यानी कि इनके संरक्षण के प्रयासों के लिए ये कम्युनिटी जानी जाती है बिश्नोई कम्युनिटी, राइट। तो याद रखना राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब इसका स्टेट एनिमल है ये, राइट। तो यह चीज भी आप ध्यान में रखना। और इसको अगर हम बात करें वेलावदार ब्लैक बग सेंचुरी की, तो ये हम लोग को गुजरात में देखने को मिलती है जो कि इसका प्रोटेक्टेड एरिया है। और साथ ही साथ पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर, पॉइंट कैलीमीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? ये स्टेट के नाम आप लिखकर बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर। गाइज मेकेदातु प्रोजेक्ट के पास में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पैनल हमें देखने को मिली है। देखिए सुओ मोटो बेसिस पर मीडिया की रिपोर्ट के ऊपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट की है एक जॉइंट कमेटी जो कि पूरे मामले को देखेगी, क्योंकि मेकेदातु प्रोजेक्ट जहां पर है वहां पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, इलीगल, यानी कि बिना किसी क्लियरेंस को ऑब्टेन किए, मतलब कि बिना कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की स्टडी के, बिना नेसेसरी क्लियरेंस को ऑब्टेन किए, राइट। कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि मेकेदातु के पास है। मेकेदातु जहां पर कर्नाटका सरकार जो है उसने प्रपोजल रखा है कि वो एक डैम जो है वो यहाँ पर बनाएगी कावेरी नदी के ऊपर। तो याद रखिएगा मेकेदातु के तहत कर्नाटका सरकार, यानी कि मेकेदातु में कर्नाटका सरकार ने जो है वो एक डैम बनाने का प्रपोजल रखा है, कावेरी नदी के ऊपर डैम बनाया जाएगा। तो वहीं पर ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसी कार्रवाई हो रही है, ऐसे काम हो रहे हैं जिस पर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की स्टडी नहीं हुई, मतलब कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया गया ऐसे प्रोजेक्ट को, या उन्होंने मांगा नहीं, मतलब कि नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, तो उसको उन्होंने ऑब्टेन नहीं किया। तो इसलिए एनजीटी ने एक पैनल क्रिएट कर दिया है जो कि कार्रवाई करेगी ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो इलीगल तरीके से हम लोग को मेकेदातु के पास देखने को मिल रहे हैं, राइट। और हमें देखने को मिलता है कि जब भी कभी हम देखते हैं कि एनवायरमेंट को अफेक्ट करने से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आता है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर एनजीटी जो है वो इंटरवीन करती है, हस्तक्षेप करती है, और एनजीटी के पास पूरा अधिकार होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स की जांच करना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना अगर कोई भी ऐसी चीज सामने आती है कि वो उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रोजेक्ट को शुरू किया और उनके प्रोजेक्ट को वहीं पर ही रुकवा देना, स्टे लगवा देना। तो ऐसी पावर जो होती है वो एनजीटी के हाथ में होती है। बट हम लोग जो समझेंगे वो मेकेदातु की पहली बात तो लोकेशन समझेंगे। तो मेकेदातु जिसे कहा जाता है गोड्स लीप, बकरी की छलांग इसे कहते हैं, ये डीप गॉर्ज हमें देखने को मिलती है। अब डीप गॉर्ज क्या होती है तो वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि इधर इस फोटो पे देखो आप, एक मिनट, इस फोटो पे ये दो पहाड़ियों के बीच पे ऐसी ये नदी आती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसा वाला जो फीचर हम लोग को देखने को मिलता है ना, ज्योग्राफिकल फीचर, उसको हम क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोलते हैं। तो ये ऐसा डीप गॉर्ज हम लोग को देखने को मिलता है जो कि जहां पर कावेरी नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी अर्कवती जहां पर आकर मिलती है, जहां पर उनका संगम होता है, राइट। तो वहां पर ये हमें देखने को मिलता है कि गॉर्ज जो है वो बना हुआ है, राइट। तो यहीं पर ही एक प्रोजेक्ट है। और मेकेदातु प्रोजेक्ट से जुड़े इश्यूज हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? तो प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि बेंगलुरु सिटी के लिए पीने के पानी को स्टोर करना और सप्लाई करवाना, राइट। यानी कि इस नदी के पानी को जो है वो स्टोर करके पीने का पानी जो है वो प्रोवाइड कराना बेंगलुरु सिटी को। और इसके आसपास 400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी जो है वो प्रपोज किया गया है, जिसके थ्रू पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी।
राइट, इस डैम के थ्रू बनाकर। बट क्या हो रहा है कि तमिलनाडु ने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया, और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में इस मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर इशू है ही, आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। तमिलनाडु कहता है कि अगर कावेरी नदी के ऊपर डैम बनाया जाएगा तो तमिलनाडु के पास जो है वो कावेरी नदी का पर्याप्त पानी नहीं आ पाएगा, और कावेरी नदी के फ्लो जो है वो इफेक्ट होंगे, राइट। और तमिलनाडु ने यह भी बोला कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जब बनी थी तो उसने उसका जो फाइनल ऑर्डर जो दिया था, फाइनल जजमेंट जो दिया था, उसका भी उल्लंघन हो रहा है इस मेकेदातु प्रोजेक्ट के थ्रू, राइट। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो स्टेट कैन क्लेम एक्सक्लूसिव ओनरशिप, मतलब कि किसी भी स्टेट के पास कावेरी नदी के पानी को यूज करने की एक्सक्लूसिव राइट्स, एक्सक्लूसिव ओनरशिप नहीं है, ना वो किसी दूसरी स्टेट को डिप्राइव कर सकती है, यानी कि वंचित कर सकती है इस प्रकार के लाभ के लिए, मतलब कि पानी के लिए वंचित नहीं किया जा सकता दूसरी स्टेट को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी जो है वो, इसका उद्गम कहां से होता है, कहां से राइज होती है कावेरी नदी, तो आपको ध्यान में रखना है कि कर्नाटका के अंदर साउथ वेस्टर्न क्षेत्र पर वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी हिल्स है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पर है, तो कर्नाटका में, आपको ध्यान में रखना है, वेस्टर्न घाट में ये हमें देखने को मिलती है। और इसे कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत की गंगा जो है वो किस नदी को कहते हैं, तो कावेरी नदी को, ये चीज ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में आएगा ये, राइट। और रिवर जो है, ये नदी जो है, इसका बेसिन 3 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में हमें देखने को मिलता है, मतलब कि तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला और पुडुचेरी, तो 3 राज्य और एक यूटी में हम लोग को इसका बेसिन देखने को मिलता है इस नदी का। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, कौन सी है, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोइल और भवानी नदी। तो ये इसकी की ट्रिब्यूटरी हम लोग को कावेरी नदी की देखने को मिलती है, राइट। और जब ये एंटर होती है तमिलनाडु में, तो कावेरी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि इसके बहुत ही खतरनाक टाइप के, इसकी घाटियों से होकर गुजरती, गॉर्जेस से होकर गुजरती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पहाड़ के बीच से होकर गुजरती है ये। और फिर जाकर ये हम लोग को देखने को मिलता है कि होगेनकल फॉल्स पर गिरती है, राइट। होगेनकल फॉल्स जो है वो वहां पर पहुंच जाती है ये। और डैम जो है, मेटूर डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है इरिगेशन पर्पस के लिए और हाइडल पावर के लिए तमिलनाडु के अंदर। और अभी जो है वो मेकेदातु डैम की बात जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, जो चल रही है बनाने की, जिस पर कर्नाटका ने प्रपोजल रखा है बनाने पर काम कर रही है कर्नाटका, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने व्हाट्सएप के मुद्दे को जो है वो डिटेल में कवर किया था, डिस्कस किया था, राइट, कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से साफ साफ कह दिया कि हमारे आईटी रूल्स को फॉलो करो, अपनी जो ये नई जो तुम पॉलिसी लेकर आए हो, प्रिवेसी पॉलिसी, इसको जो है वो बंद करो, राइट। नए नियम वगैरह जो है वो हमारे यहाँ नहीं चलेंगे, राइट। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश दे दिए थे, और इंडिया ने क्लियर बोला था कि अगर आप मानोगे नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, आप इंडियन यूजर्स को अपनी सर्विसेज नहीं दे पाओगे, राइट। तो ये चीज थी, फिर वो लाइन पे आ गया था, बट अभी ये पहुंच गया है दिल्ली हाई कोर्ट, राइट। इसका कहना है कि ये जो नए मीडिया के रूल्स जो है वो यूजर की प्रिवेसी का उल्लंघन कर रहा है, राइट। ऐसा व्हाट्सएप ने कहा, और कहीं ना कहीं हमने भी इसके बारे में चर्चा की ही थी, क्योंकि उसके अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन को खत्म करने की बात की गई थी। अभी अभी मेरे ख्याल से कल परसों की क्लास में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। तो देखो, व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट चला गया है इंडिया के नए और स्ट्रिक्टर आईटी रूल्स के अगेंस्ट, जिसमें व्हाट्सएप जो है उसे इंडियन गवर्नमेंट को ओरिजिनेटर जो है मैसेज का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बताना होगा, मदद करनी होगी व्हाट्सएप को। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडिया के अंदर जो नए आईटी रूल्स हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, फिर से आईटी, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा, अभी 2-3 दिन पुराने लेक्चर को कवर करो, आपको मिल जाएगा टॉपिक। और वैसे तो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो तो 2020 से करंट अफेयर्स आपको कवर करते हुए चलने, और 2022 की तैयारी कर रहे हो तो जनवरी 2021 से मेरे रेगुलर डिटेल एनालिसिस वाले जो वीडियोस हैं अभी देख डालो समय रहते हुए, क्योंकि बाद में फिर समय मिलता नहीं है, राइट। फिर प्रॉपर तरीके से फिर आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट करता हूं। मेरे लेक्चर्स लेंदी होते हैं, बट क्या होता है कि सिविल सर्विसेज के लिए परफेक्ट नहीं वाले लेक्चर्स, क्योंकि ये प्रॉपर क्लास है आप लोगों की, राइट। तो इसको आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो देखो, हमारे जो नए आईटी रूल्स है उसमें मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो इसमें क्या मेंशन था कि जो कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनीज वगैरह जो है, उन्हें हमारी सरकार को बताना होगा कि ये मैसेज अगर किसी व्यक्ति ने भेजा है तो वो मैसेज किसने भेजा है, उसको आइडेंटिफाई करके बताना होगा, राइट। तो इसमें क्या बोला था कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको ब्रेक करना होगा, क्योंकि अगर कोई हमें किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो ऑब्वियस ही बात है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो हमारी अथॉरिटीज को रोक देती है, कि हमारी अथॉरिटी जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाती। तो यहां पर कहा गया कि जो ओरिजिनेटर है, जिसने वो मैसेज शुरू किया है, उसको आइडेंटिफाई करने में सरकार की मदद करे प्लेटफॉर्म।
तो इसी चीज के अगेंस्ट चला गया, बोल रहा है कि यार ये तो लोगों की प्राइवेसी जो है, जो लोगों की जो प्राइवेसी है, लोगों की जो पर्सनल डेटा है उसका एक्सेस जो है वो मिल जाएगा सरकार को, तो ये तो गलत बात है। अरे कहां से गलत बात है? सरकार हर किसी की पर्सनल डेटा को थोड़ा ना देखती है, वो तो अगर जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको जब खबर मिलती है, और वैसे भी वो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, इवन हमारी कंट्री के अंदर कोई भड़काए ना, दंगे वगैरह क्रिएट ना करे, उसको रोकने के लिए ये सब प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो लिए जाते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। और आप भी एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप इसके अगेंस्ट मत लिखना, राइट? प्रिवेसी, मुझे पता है कि प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप तो एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हो ना, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस प्रकार की कंट्रोल सरकार के हाथ में होना। अब आप खुद समझो, अगर हमारी जो रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अगर उसके पास कंट्रोल नहीं होगा इस प्रकार की मतलब डिवाइसेस को, या फिर इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो लोगों के मैसेजेस को रीड करने का, डिकोड करने का, तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ये लोग जो है वो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बड़ी बड़ी प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो प्लानिंग को रोकने में, या फिर जो वो प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने में हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम लोग के लिए बड़ी प्रॉब्लम जाएगी, राइट? और ये किसी भी कंट्री की सरकार के लिए बड़ी प्रॉब्लम जाएगी इस प्रकार की अगर चीज होती है तो ऐसे एक्सेस अथॉरिटीज को, हाई लेवल अथॉरिटीज को देना बहुत जरूरी है, राइट? इससे ऐसी जो कंपनीज है, सोशल मीडिया कंपनी जो है वो इस चीज को ओवरलैप नहीं कर सकती, राइट? क्योंकि ये सिक्योरिटी की बात है, राइट? तो इस तरीके से आप अपने आंसर में लिखेंगे। और पेटिशन ने चैलेंज किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनके रूल्स की, जिसको ये 26 मई से जो है वो लागू करने की बात करी थी। मतलब कि हमने बोल दिया था ना क्लियरली कि 26 मई से आपको हमारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो बंद कर दो व्हाट्सएप को। हमने क्लियर बोल दिया था व्हाट्सएप को ये बात, तब जाकर तो व्हाट्सएप ने बोला था ठीक है अभी मैं करूंगा, बट अभी ये उसके पास पहुंच गई है हाई कोर्ट, इसके पास, दिल्ली हाई कोर्ट के पास, राइट? तो जो इशू जो आज की डेट में जो विवाद का बन गया नए नियमों से रिलेटेड, वो क्या है तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, इसका क्या कहना है कि इंटरमीडिएटरी जो है, मतलब कि जो हम लोग को ये कंपनीज देखने को मिलती हैं, तो प्रोवाइडिंग मैसेजिंग सर्विसेज, मतलब कि इस प्रकार की जो ये मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, विल इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्स, कि किसने वो मैसेज शुरू किया है उसके बारे में पता करना पड़ेगा और उसका डेटा इन्हें रखना पड़ेगा। फॉलोइंग अ जुडिशियल ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट ऑफ competent jurisdiction or an order passed under section 69 by competent authority as per the information technology act, तो जैसे ही एक ऑर्डर पास किया जाएगा उस कंपनी को, तो उस कंपनी को जो है वो बताना होगा कि भाई वो ओरिजिनेटर कौन है, किसने वो मैसेज शुरू किए हैं, जैसे कि पता तो लगाया जा सके कि कौन हमारी कंट्री के अंदर कौन लोग जो है वो भड़काते हैं, वॉयलेंस वगैरह क्रिएट करते हैं, फेक मैसेजेस वगैरह रिलीज करते हैं एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, तो उनको तो आइडेंटिफाई करके उनको सजा तो दी जाए, नहीं तो इस तरीके से लोगों को सजा नहीं मिलेगी, और इस तरीके से वॉयलेंस जो है वो कंट्री के अंदर लगातार बढ़ता रहेगा। अब एप्लीकेबिलिटी क्या थी इस क्लॉज की, राइट? तो रूल्स स्टेट दैट ऑर्डर विल बी पास्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन। देखो मैंने अभी आपको वो पूरी चीज समझाई, वो यहां पर लिखी है, प्रिवेंशन, प्रिवेंट करने के लिए ऑर्डर जो है वो पास होगा, डिटेक्शन, डिटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक व्यक्ति को पनिश करने के लिए जो इस प्रकार के अपराध करता है, जो कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी के लिए खतरा है, हमारी कंट्री के फॉरेन स्टेट जो है, यानी कि हमारी कंट्री के जो रिलेशन है फॉरेन कंट्री के साथ अगर खराब हो रहे हैं किसी के मैसेजेस के थ्रू, किसी के भड़काने वाली इस पॉलिसी के थ्रू, कैंपेन के थ्रू, ऐसे कैंपेन्स करते हैं ना लोग बाग, अंदर के अंदर खुफिया गिरोह हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? टूल किट की बात करी थी हमने कुछ समय पहले, तो वो इस प्रकार की टूल किट क्रिएट करके हमें देखने को मिलता है कि पूरे कैंपेन्स बनाते हैं, राइट? तो इसको रोका जा सके, राइट? ऐसे लोगों को रोका जा सके, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रोका जा सके जो इस प्रकार की एंटी इंडिया पॉलिसी में बिलीव करता है, राइट? तो ये सब चीजें हैं। और इवन जैसे रेप से एसोसिएटेड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, या हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार की चीजें होती है ना, हरासमेंट वगैरह, तो ऐसे लोगों को जो डिजिटली हरासमेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो रोका जा सके, उनको सजा दी जा सके, राइट? और उनको कम से कम 5 साल की तो सजा मिलेगी मिलेगी अगर वो इस प्रकार के अपराध करते हैं, तो कम से कम 5 साल, मतलब नॉट लेस देन 5 इयर्स, 5 साल से नीचे की नहीं, उससे ऊपर की सजा मिलेगी, मतलब कम से कम 5 साल की सजा। अब देखिए व्हाट्सएप इस पर क्या बोलता है, एक ही चीज बोल रहा है, राइट टू प्रिवेसी, लोगों की प्रिवेसी पर खतरा है, ये तो इंडियन गवर्नमेंट लोगों के पर्सनल डेटा देख लेगी, ले लेगी। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ा है, अगर प्रिवेसी को देखते रहेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे इस प्रकार के क्राइम्स को, समझ रहे हो ना? आप भी तो एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हो, आप आईपीएस ऑफिसर बनोगे, आप रॉ के चीफ बन जाओगे, आगे चल के इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ में और इस प्रकार की एजेंसी में रहोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको ऑपरेट करने के लिए आपको एक्सेस चाहिए होगा, और एक्सेस नहीं मिलेगा तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी इस प्रकार के क्राइम्स को कंट्रोल करना, रोकना। बताओ मुझे बात। तो ये कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, और सभी को थोड़ा ना दिया जा रहा है ये वाली पावर, सिर्फ अथॉरिटीज को दी जा रही है,
राइट। बट फिर भी व्हाट्सएप है, वो उसको तो अपनी मनमानी चलानी थी, वो सोच रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट से जीत जाएगा, बट उसको हम जीतने नहीं देंगे। इवन जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स भी हैं, राइट टू प्रिवेसी, तो एब्सोल्यूट थोड़ा ना है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, राइट। उसके अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही है। आप अपने मेंस में ये चीज लिखेंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट, तो उनमें से एक ये भी है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर सिक्योरिटी पर्पस, जैसे कि राइट टू मूव फ्रीली, जो हम लोग को देखने को मिलता है कि हम हमारी कंट्री में कहीं पर भी घूम सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम ऐसे एरिया पर बिना परमिशन के घूम सकते हैं जो एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। आप जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर नहीं जा सकते बिना इजाजत के, बिना परमिशन के, प्रेसिडेंट के कॉम्प्लेक्स पे नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, तो वो क्या मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है? नहीं हो रहा ना, वो तो सिक्योरिटी सेफ्टी पर्पस के लिए हमें देखने को मिल रहा है, राइट। आप कोर एरियाज पे नहीं जा सकते हो, राइट, ऐसे एरियाज पे नहीं जा सकते हो जहां पर रिस्ट्रिक्शन है सरकारी, तो उनमें से एक यही वाला रिस्ट्रिक्शन है कि प्रिवेसी का, राइट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, राइट। और इट इज अगेंस्ट द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन के.एस. पुट्टास्वामी केस। तो इसने बोला व्हाट्सएप ने कि के.एस. पुट्टास्वामी केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी, तो उसके अगेंस्ट है ये। कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट दैट इज गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, बट पॉलिटी पढ़ी नहीं है व्हाट्सएप ने, इसलिए उसको पता नहीं है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नाम की भी कुछ चीज होती है। एंड राइट टू एनोनिमिटी, तो ये वाली चीज भी थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कंफर्म किया था कि राइट टू प्रिवेसी जो है उसके अंदर राइट टू एनोनिमिटी भी होगी। राइट टू प्रिवेसी के अंदर राइट टू एनोनिमिटी मतलब कि कौन व्यक्ति है उसकी खबर किसी को नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई भी जो है वो मास्क पहन के जो है वो चोरी करने आ जाए और हम बोले कि भैया नहीं नहीं राइट टू एनोनिमिटी है, हम अगर मास्क पहन के चोरी कर रहे हैं तो कोई हमें पहचाने ना, हमें पकड़े ना, ये तो गलत बात है ना। आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति आपके घर पे चोरी करने आएगा तो आप उसको करने दोगे क्या? रोकोगे ना, आप उसको प्रिवेंटिव एक्शन लोगे। आप अपने घर के बाहर वॉचमैन को रखोगे, आप सीसीटीवी कैमरा लगवाओगे और पुलिस को बोलोगे उसको पकड़ने के लिए, अगर वो आता है घर के अंदर या फिर घर के अंदर आया आपने उसको देख लिया आते हुए, आप आवाज लगाओगे, भागा वो, आप पुलिस को इन्फॉर्म करोगे, तुरंत उसके पीछे जो है पुलिस लगवा दोगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप बचा रहे हो ना अपने आप को। तो हमारे कंट्री के अंदर अगर किसी प्रकार के वॉयलेंस एक्टिविटी अगर होती है तो उसको हमें बचाने के लिए इस प्रकार के एक्शंस लेने पड़ेंगे ना, इस प्रकार से निगरानी रखनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, राइट। जैसे सीसीटीवी में मॉनिटर करते हैं तो उसमें क्या राइट टू प्रिवेसी किसी की हानि हो रही है कि हमारे घर के बाहर जब सीसीटीवी लगाया है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो तो हमारी राइट टू प्रिवेसी मतलब सामने वाले की प्रिवेसी का उल्लंघन थोड़ा ना हो रहा है, सामने वाला गलत चीज कर रहा है तो उसको पकड़ने के लिए की जा रही है, राइट। हर किसी पर थोड़ा ना इस प्रकार से हर किसी के डेटा को थोड़ा ना स्टोर किया जा रहा है यहाँ पर, या फिर हर किसी के डेटा को थोड़ा ना मॉनिटर किया जा रहा है। जिस पर शक होता है उसी को किया जाता है, और वो भी देखिए कंपीटेंट अथॉरिटी होंगी, वो ऑर्डर देंगी एक स्पेसिफिक पर्सन की, तभी जो है वो चीज ली जाएगी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, या स्पेसिफिक अकाउंट की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, राइट। सभी की थोड़ा ना मांगी जा रही है यहाँ पर, और सभी की भी मांगी जाती है तो कोई उसमें बुराई नहीं होती। ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए और ये अथॉरिटीज के कंट्रोल के अंदर आती है, ना कि आम जनता के कंट्रोल के पास, राइट। तो ये सब चीजें आप लिखेंगे। इसके अलावा देखो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की ब्रेक की जो बात हुई, तो इसमें बताया जा रहा है कि वो मैसेजेस वगैरह जो है लोगों के वो देख लिए जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन गलत नहीं मान रहे हो, मैसेज देखना जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गलत मान रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। इसके अलावा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन हो रहा है। तो हाँ, ये बात तो कहीं ना कहीं वाकई में इस चीज से तो मैं भी एग्री करता हूं कि जैसे कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि काफी सारे लोग, जैसे कि अगर कुछ लोग सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं या कुछ लोग जो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं और उस चीज को सरकार अगर चाह नहीं रही है तो वो ऐसे कमेंट्स को, ऐसी चीजों को डिलीट करवा देती है, राइट। तो ये वाली चीज होती है, राइट। बट इस चीज के कारण हम अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर खतरा थोड़ा ना बनवा सकते, नहीं बनवा सकते ना इस सिंगल एक चीज के कारण। और ऐसी चीज हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि एक और ऑर्गन मीडिया हम लोग को देखने को मिलता है, जर्नलिज्म हम लोग को देखने को मिलती है जो कि काउंटर करती है ऐसे एक्शंस को सरकार के, राइट। तो वो आवाज उठाती है। और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी चल रही है, अगर जनता चाहे, जनता अवेयर हो, वो चाहे तो नेक्स्ट टर्म में उस सरकार को जो है वो हटा भी सकती है, राइट। वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। वो सब चीजें एक अलग फैक्टर है, बट मेन यहाँ पर जो आप लोग को आपके आंसर में लिखना है वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लिखना है, क्योंकि सिक्योरिटी अटमोस्ट यानी कि सबसे टॉप पर प्रायोरिटी वाला फैक्टर हमें नजर आता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो व्हाट्सएप ने बताई है, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए जयंती की बात हो रही है, तो ये कीड़ा है, इसका नाम है जयंती, राइट। तो ये अभी पाया गया है, अभी खोज हुई है इसकी। जयंती जो है वो 12th सब जीनस हम लोग को या स्पीसीज हम लोग को क्रिकेट की देखने को मिल रहा है। क्रिकेट जो है वो एक और कीड़ा हम लोग को देखने को मिलता है, आपने इसको देखा होगा, घर में रहता है ये मतलब सर्दियों के समय पे मेनली आ जाता है। ये वो होता है झिंगूर। आप झिंगूर नाम सुना है आपने?
झिंगूर काला कलर का एक कीड़ा होता है, घर में कॉमनली पाया जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक तो छोटा सा होता है जिसको मार दो तो एकदम बदबू आने लगती है बहुत गंदी वाली, वो भी कभी कभी आता रहता है। एक मैं उसकी बात करूँ झिंगूर की, थोड़ा मोटा टाइप का होता है। मेरा छोटा भाई उससे बहुत डरता था, उस कीड़े से, क्योंकि वो एकदम तेजी से उचकता है और मैं भी पसंद नहीं करता हूँ, हालांकि उसको डर नहीं लगता मुझे, ठीक है। और मुझे छिपकली से डर लगता है बहुत ज़्यादा। चलो आगे की बात करते हैं। तो इसे, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस जीनस का से बिलोंग करता है ये जो है अर्चनोमीमस सैसोरे, राइट। तो इस जीनस का है ये छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफा में पाया गया। तो याद रखना कुर्रा गुफा कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ में है ये। और इसकी खोज करी एक जूलॉजिस्ट की टीम ने अप्रैल 2021 में। और इसका नाम जो पड़ा है ये प्रोफेसर जयंत बिस्वास जी के नाम पर पड़ा है, जयंती जो इसका नाम है। और ये प्रोफेसर जयंत जो है, इन्होंने इस प्रजाति को खोजने में वैज्ञानिकों के दल की काफी सहायता की थी और लीड किया था उस टीम को, राइट। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि इसके जो मेल्स जो होते हैं ना, मेल्स जो मादा नर जो होते हैं, सॉरी नर जो होते हैं, वो आवाज नहीं निकाल पाते, राइट। आवाज या ध्वनि जो है वो उत्पन्न नहीं कर सकते। और इनकी जो मादा जो होती हैं, फीमेल्स वगैरह जो होती हैं, ये झिंगूरी है, देखो ये झिंगूरी है, ठीक है। ये झिंगूर की ही एक जीनस हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये झिंगूर जो है उसके कान नहीं होते, मादा झिंगूर के कान नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। एंटोमोलॉजिस्ट हेनरी लॉइस फेडरिक डी सॉसेर ने 1878 में क्रिकेट जो है, झिंगूर जो है, उनको रिजेंबल करने के लिए दिया था, जो कि स्पाइडर की तरह, मकड़ियों की तरह जो है वो दिखते हैं, राइट। तो ये नाम जो है वो उनके लिए दिया गया था, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है वो आप लोग को इसके बारे में ध्यान में रखनी है। अब गाइस पेपर 3 के सिर्फ 2 टॉपिक्स बस अपने और बच गए, उसको हम लोग जो है वो कल के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, राइट। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में। और बाकी आपके लिए पॉलिटी का कोर्स है जो कि मैंने ही प्रिपेयर किया है, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर लिखी हुई है। वैसे ही इन्वायरमेंट का कोर्स ही मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तो इसकी स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स दी हुई है। इकोनॉमिक्स का कोर्स आपके लिए है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी इकोनॉमिक्स आपकी कवर करवाई जाएगी। सीसेट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पूरी की पूरी वीडियो कोर्सेज है, सबके सभी है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज में आपको मटेरियल भी मिलता है, पीडीएफ मटेरियल, और आपको ये मिलता है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं। और प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे कोर्सेज हैं, सीसेट को छोड़कर, क्योंकि सीसेट तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसमें आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आप जो है वो क्वालिफाई कर जाएं सीसेट को। और बाकी सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आपका है तो उसका कोर्स भी अवेलेबल है, जिसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, राइट। तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। और बाकी करंट अफेयर्स का समय बचाने के लिए आपका पीडीएफ पेड पैकेज है, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है आपके रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और एक ऑफर भी है, जिस ऑफर को आप ले सकते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यू चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए मंथली वाइज, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है 9713282838। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इशू आता है तो पूछ सकते हैं, तो मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स जो है वो आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।